नमस्कार दोस्तों और खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण किताब जी सुब्बा राव की एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड पर विस्तार से बात करने वाले हैं। ये किताब आप जानते ही हैं, यूपीएससी जनरल स्टडीज पेपर 4 की जान है और आपकी सफलता के लिए बहुत ही क्रूशियल है। बिल्कुल, और ये सिर्फ एक किताब नहीं है बल्कि एथिकल अंडरस्टैंडिंग मतलब नैतिक समझ और डिसीजन मेकिंग का एक पूरा फ्रेमवर्क है। ये आपको न सिर्फ परीक्षा में बल्कि एक सिविल सर्वेंट के तौर पर जीवन भर काम आएगा, यकीन मानिए। हाँ, तो आज के इस लंबे सत्र में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 25 तक के हर जरूरी पहलू को छुएं। हमारा लक्ष्य है कि आपको इस किताब की एक गहरी समझ मिले, बारीक से बारीक डिटेल के साथ। जी, ये सफर थोड़ा लंबा होगा, शायद 1 घंटे से ज्यादा भी लगे, तो अपनी चाय टॉफी बिल्कुल साथ रखिएगा। तो तैयार हो जाइए ज्ञानवर्धक सफर के लिए। चलो शुरू करें। चैप्टर 1 से ही लेते हैं, इंट्रोडक्शन टू एथिक्स, नीति शास्त्र का परिचय। हाँ, चैप्टर 1, इसमें जो सबसे पहली बात समझने की है वो है पर्पस, उद्देश्य, इंटेंशन, इरादा और मोटिव, मंशा में अंतर। देखिए, कोई भी मॉरल एक्टिविटी मतलब नैतिक कार्य पर्पसफुल होता है, उसका कोई उद्देश्य होता है। अच्छा, मतलब हम जो करते हैं उसके पीछे का इरादा और मंशा ये सब मायने रखता है। एग्जैक्टली। ये थॉटफुल एक्शंस का महत्व बताता है। एग्जैक्टली। आपका इरादा क्या है, आपकी मंशा क्या है, ये आपके एक्शन को एथिकल या अनएथिकल बनाता है। और इसी चैप्टर में एथिकल थॉट के विकास में कुछ माइलस्टोन्स का भी जिक्र है, जैसे वेदास का जिक्र आता है। वेदास, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें नैतिकता की जड़ें कैसे हैं? हाँ बिल्कुल, जैसे ऋग्वेद में 3 मुख्य थीम्स हैं, प्रकृति पूजा, कॉस्मिक ऑर्डर यानी रित और धार्मिक प्रथाएं। ये सब कहीं ना कहीं एक व्यवस्था, एक नैतिक क्रम की बात करते हैं। और अथर्ववेद, उसमें क्या है? अथर्ववेद में तो और भी प्रैक्टिकल चीजें हैं, योगा, मानव शरीर विज्ञान, सामाजिक संरचना, आध्यात्मिकता, ये सब जीवन जीने के सही तरीकों और मूल्यों से जुड़े हैं। और इस चैप्टर में केस स्टडीज का भी जिक्र है, शायद चैप्टर 25 का रेफरेंस देते हुए। जी हाँ, ये फोरशैडोइंग है कि थियरी के साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब केस स्टडीज कितनी जरूरी हैं एथिक्स समझने के लिए। तो ये था चैप्टर 1 का सार। ठीक है, अब चैप्टर 2 पर आते हैं, चैलेंजेस टू एथिक्स एंड मोरल अकाउंटेबिलिटी, नैतिकता और नैतिक जवाबदेही की चुनौतियाँ। इसमें एक्ट्स विद डबल इफेक्ट्स की बात है, ये क्या है? हाँ, एक्ट्स विद डबल इफेक्ट्स यानी दोहरे प्रभाव वाले कार्य, मतलब ऐसा कोई काम जिसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम एक साथ निकलते हो। अब सवाल उठता है कि ऐसे एक्शंस को जज कैसे करें? ये तो मुश्किल लगता है, कोई सिद्धांत है इसके लिए? जी, 4 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला, एक्शन खुद में अच्छा या कम से कम इनडिफरेंट, तटस्थ हो। दूसरा, गुड इफेक्ट डायरेक्ट हो, बुरे प्रभाव का साइड इफेक्ट ना हो। तीसरा, इंटेंशन इरादा अच्छा हो, मतलब आप अच्छा प्रभाव ही चाहते हो। और चौथा, गुड इफेक्ट बुरे इफेक्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण या बराबर हो, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी हो। अच्छा, इसमें माइकल द सर्जन वाली केस स्टडी का जिक्र है अबॉर्शन के मुद्दे पर। हाँ, वो एक क्लासिक एथिकल डायलेमा है। माइकल पहले अबॉर्शन से इनकार करता है प्रो लाइफ विचारों के कारण, लेकिन बाद में महिला की जान बचाने के लिए हिस्टेरेक्टमी करता है, जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। यहाँ डबल इफेक्ट प्रिंसिपल लागू होता है। उसका इरादा जान बचाना था। ये प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस वाली बहस भी जटिल है, और इस चैप्टर में फिलोसॉफिकल स्केप्टिसिज्म और ईगोइज्म की भी बात है। बिल्कुल, स्केप्टिसिज्म मतलब ये सवाल उठाना कि क्या नैतिक सत्य जैसी कोई चीज होती भी है, और ईगोइज्म यानी अहमवाद कहता है कि इंसान मूल रूप से स्वार्थी होता है। इसमें 2 तरह की ईगोइज्म है। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म जो कहता है कि लोग हमेशा अपने स्वार्थ में ही काम करते हैं, ये एक फैक्चुअल क्लेम है। और दूसरा है एथिकल ईगोइज्म जो कहता है कि लोगों को अपने स्वार्थ में ही काम करना चाहिए। ये एक नॉर्मेटिव क्लेम है, एक नैतिक सिद्धांत। अच्छा, तो ये थे नैतिकता के सामने कुछ चैलेंजेस। अब चैप्टर 3, वेस्टर्न मॉरल थिंकर्स, पाश्चात्य नैतिक विचारक। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। शुरुआत प्लेटो से करते हैं। हाँ, प्लेटो और उनकी थियरी ऑफ फॉर्म्स या आइडियाज यानी विचारों रूपों का सिद्धांत। वो कहते थे कि ये जो दुनिया हमें दिखती है, ये असली दुनिया की इम्परफेक्ट कॉपी है, अपूर्ण प्रति है। असल दुनिया तो फॉर्म्स की दुनिया है, जहाँ परफेक्शन है,
जैसे गुडनेस का फॉर्म। और इसका नैतिकता से क्या लेना देना है? फिलोसोफर किंग्स की बात, बिल्कुल। प्लेटो के अनुसार जो इन फॉर्म्स को, खासकर फॉर्म ऑफ द गुड को समझ सकता है, वही सच्चा ज्ञानी है और वही राज करने के लायक है, यानी फिलोसोफर किंग। नैतिकता का लक्ष्य है समम बोनम, परम शुभ को पाना, जो कि फॉर्म ऑफ द गुड को जानना है। ठीक है, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, अरस्तु, उनका समम बोनम क्या था? अरिस्टोटल के लिए समम बोनम था यूदामोनिया, यूडिमोनिया, जिसे हम फ्लरिशिंग या वेलबींग, सुख कल्याण कह सकते हैं। ये सिर्फ खुशी नहीं बल्कि एक पर्पसफुल और वर्चुअस जीवन जीना है। और वर्च्यू को उन्होंने मीन यानी मध्यम मार्ग बताया। हाँ, एरिस्टोटल का मशहूर कॉन्सेप्ट है वर्च्यू एज अ मीन। हर सद्गुण दो एक्सट्रीम्स के बीच का संतुलन है, जैसे करेज, साहस, ये कावर्डिस, कायरता, और रैशनेस, अविवेक या जल्दबाजी के बीच का रास्ता है। ये गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट तो बहुत प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन क्या इसकी कोई सीमाएं हैं? हाँ, एरिस्टोटल खुद मानते थे कि कुछ चीजों में मीन नहीं होता, जैसे मर्डर या एडल्ट्री, ये हमेशा गलत हैं। और कुछ वर्च्यूज जैसे विजडम, बुद्धिमत्ता या ट्रूथफुलनेस, सत्यनिष्ठा में भी शायद मीन लागू करना मुश्किल हो। आगे बढ़ते हैं एपिक्यूरियनिज्म पर। इनका फोकस तो प्लेजर पर था। हाँ, लेकिन ये वो वाला प्लेजर नहीं है जिसे आमतौर पर समझा जाता है, मतलब सेंसुअल इंटेलिजेंस वाला। एपिक्यूरस के लिए हाईएस्ट गुड था मानसिक शांति, जिसे वो अटारेक्सिया कहते थे, और शारीरिक दर्द से मुक्ति यानी अपोनिया। तो ये एक तरह का रिफाइंड हिडोनिज्म हुआ। और मृत्यु और देवताओं के भय से मुक्ति की बात भी करते थे वो। बिल्कुल, उनका मानना था कि मृत्यु का भय बेकार है, क्योंकि जब हम हैं तो मृत्यु नहीं, और जब मृत्यु है तो हम नहीं। और देवता अपने में मस्त हैं, वो इंसानी मामलों में दखल नहीं देते। ये एक मटेरियलिस्ट फिलॉसफी थी। इंटरेस्टिंग। अब आते हैं स्टोइसिज्म पर। ज़ीनो, मार्कस ऑरेलियस जैसे नाम जुड़े हैं इससे। इनका क्या मानना था? स्टोइक्स के लिए वर्च्यू ही एकमात्र अच्छाई थी, बाकी सब चीजें हेल्थ, वेल्थ, रेपुटेशन इनडिफरेंट थी। उनका कहना था कि हमें प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, रीजन का इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्टेंस ऑफ द इनएविटेबल, ये तो मुश्किल साधना है। हाँ, बिल्कुल। अब एक बहुत इन्फ्लुएंशियल थियोरी, यूटिलिटेरियनिज्म, उपयोगितावाद। बेंथम और मिल इसके बड़े नाम हैं। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल, अधिकतम सुख का सिद्धांत, यही है ना? हाँ, द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। बेंथम ने कहा कि एक्शंस को उनके कॉन्सिक्वेंसेस से जज करना चाहिए, कि वो कितना प्लेजर पैदा करते हैं और कितना पेन कम करते हैं। उन्होंने प्लेजर को क्वांटिफाई करने की भी कोशिश की। और मिल ने इसमें क्या जोड़ा? हायर वर्सेस लोअर प्लेजर्स की बात। एग्जैक्टली। मिल ने कहा कि सारे प्लेजर्स बराबर नहीं होते। इंटेलेक्चुअल और मॉरल प्लेजर्स यानी बौद्धिक और नैतिक सुख फिजिकल प्लेजर्स से हायर यानी उच्चतर होते हैं। It is better to be a human being dissatisfied than a pig satisfied. Better to be Socrates dissatisfied than a fool satisfied. ये मिल का मशहूर कोड है। वाह। और एक्ट वर्सेस रूल यूटिलिटेरियनिज्म में क्या फर्क है? एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि हर इंडिविजुअल एक्ट को देखो कि वो यूटिलिटी मैक्सिमाइज करता है या नहीं। रूल यूटिलिटेरियनिज्म कहता है कि हमें ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए जो जनरली यूटिलिटी मैक्सिमाइज करते हैं, भले ही किसी स्पेसिफिक केस में ना करें। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म की आलोचनाएं भी तो हैं। जस्टिस और राइट्स का क्या? ये इसकी सबसे बड़ी आलोचना है। क्या हम मेजॉरिटी की खुशी के लिए माइनॉरिटी के राइट्स या जस्टिस को सैक्रिफाइस कर सकते हैं? वो ट्रम्प और नोबेल लॉरियट्स वाली केस स्टडी याद है? क्या एक बेगुनाह को मारकर 5 लोगों की जान बचाना सही होगा? यूटिलिटेरियनिज्म हाँ कह सकता है, जो कई लोगों को एथिकली प्रॉब्लमैटिक लगता है। बिल्कुल। अब चलते हैं कांट पर, कर्तव्य शास्त्र। ये यूटिलिटेरियनिज्म से बिल्कुल अलग है ना? हाँ, कांट के लिए कॉन्सिक्वेंसेस मायने नहीं रखते, ड्यूटी मायने रखता है। और ड्यूटी आता है रीजन से, एक यूनिवर्सल मॉरल लॉ से, जिसे वो कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव कहते हैं। कैटेगोरिकल इम्पेरेटिव, इसके 2 फॉर्मुलेशंस बहुत फेमस हैं। जी, पहला, एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम वेयरबाय यू कैन एट द सेम टाइम विल दैट इट शुड बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। यानी सिर्फ वही काम करो जिसके बारे में तुम चाह सको कि वो एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। झूठ मत बोलो, क्योंकि अगर सब झूठ बोलने लगे तो कम्युनिकेशन ही खत्म हो जाएगा। और दूसरा फॉर्मुलेशन, मनुष्य को साध्य मानना। हाँ, act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any other, never merely as a means to an end, but always at the same time as an end. मतलब किसी इंसान को सिर्फ अपने मतलब के लिए इस्तेमाल मत करो, हर इंसान की अपनी डिग्निटी है। ये बहुत पावरफुल आइडिया है। ड्यूटी पर जोर
इसे ऑस्ट्रिया मोरालिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि कांट भावनाओं की भूमिका को नकारते हैं। सही काम सिर्फ ड्यूटी की भावना से किया जाना चाहिए, न कि सिंपैथी या प्यार से। और वो झूठ बोलने के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनका मानना था कि झूठ बोलना कभी भी जायज नहीं, चाहे किसी की जान ही क्यों न बचानी हो। ओह, ये तो बहुत कठिन है। अच्छा, अब 20th सेंचुरी थिंकर्स 20वीं सदी के विचारक पर आते हैं। मेटा एथिक्स का दौर। हाँ, मेटा एथिक्स मतलब एथिक्स की लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट्स का एनालिसिस करना। गुड का मतलब क्या है, मॉरल स्टेटमेंट्स ट्रू या फॉल्स हो सकते हैं या नहीं। इसमें G.E. मोर का नाम आता है। नेचुरलिस्टिक फैलेसी, प्रकृतिवादी दोष, ये क्या था? मूर ने कहा कि गुड, शुभ को किसी नेचुरल प्रॉपर्टी जैसे प्लेजर या सर्वाइवल वैल्यू से डिफाइन करना एक फैलेसी है। गुड इनडिफाइनेबल है, उसे हम इंट्यूशन, अंतर्ज्ञान से ही जान सकते हैं। उन्होंने आइडियल यूटिलिटेरियनिज्म का भी कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें गुड सिर्फ प्लेजर नहीं बल्कि नॉलेज और ब्यूटी भी शामिल है। फिर W.D. रॉस, प्रीमा फेसी ड्यूटीज, प्रथम दृष्टया कर्तव्य। रॉस मानते थे कि हमारे कई सेल्फ एविडेंट प्रीमा फेसी ड्यूटीज होते हैं, जैसे फिडेलिटी, वफादारी, रेपरेशन, क्षतिपूर्ति, ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता, जस्टिस, न्याय, बेनिफिसेंस, परोपकार, सेल्फ इंप्रूवमेंट, आत्मसुधार, और नॉन मॉलिफिसेंस मतलब दूसरों को नुकसान न पहुंचाना। तो फिर एक्चुअल ड्यूटी कैसे तय होता है? एक्चुअल ड्यूटी स्थिति पर निर्भर करता है। हमें देखना होता है कि किसी सिचुएशन में कौन सा प्राइमा फेसी ड्यूटी सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे दोस्त से किया वादा तोड़ना, फिडेलिटी का उल्लंघन शायद जरूरी हो सकता है अगर किसी की जान बचानी हो। नॉन मेलेफिसेंस, ये कांट से ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है। हाँ, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लगता है। इसके बाद AJIR और लॉजिकल पॉजिटिविज्म, तार्किक प्रत्यक्षवाद, इमोशनिज्म। सैनवेगवाद मानते थे कि कोई भी स्टेटमेंट मीनिंगफुल तभी है जब वो एम्पिरिकली वेरिफाइबल हो या एनालिटिक, जैसे मैथ्स। एयर ने कहा कि नैतिक कथन न तो वेरिफाइबल है न एनालिटिक, वो सिर्फ हमारी भावनाओं यानी इमोशंस की अभिव्यक्ति हैं। मर्डर इज रॉन्ग कहने का मतलब सिर्फ ये है कि मर्डर बू। मतलब नैतिक कथनों का कोई फैक्चुअल कंटेंट नहीं है, सिर्फ भावनाएं। हाँ, एयर के अनुसार। फिर C.L. स्टीवेंसन ने इसे थोड़ा और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि नैतिक कथनों का एक पर्सुएसिव फंक्शन भी होता है। हम दूसरों को अपनी भावनाएं व्यक्त करके उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। और R.M. हेयर, प्रिस्क्रिप्टिविज्म। हाँ, हेयर ने कहा कि नैतिक कथन सिर्फ भावनाएं नहीं बल्कि यूनिवर्सलाइजेबल प्रिस्क्रिप्शंस हैं। जब हम कहते हैं यू ऑट नॉट टू स्टील, तो हम सिर्फ अपनी भावना नहीं बता रहे बल्कि एक यूनिवर्सल कमांड दे रहे हैं कि किसी को भी चोरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ऑट के लॉजिक पर काम किया। बाप रे, वेस्टर्न थिंकर्स का ये सफर तो काफी लंबा और गहरा था। अब चैप्टर 4 पर आते हैं, एथिकल आइडियाज इन इंडियन फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन, भारतीय दार्शनिक परंपरा में नैतिक विचार। ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, भारतीय परंपरा में नैतिकता धर्म और दर्शन से गहराई से जुड़ी है। शुरुआत करते हैं 4 प्रिंसिपल मॉरल एंड्स यानी 4 पुरुषार्थों से। धर्मा, अर्था, कामा और मोक्ष। इनमें धर्म का क्या महत्व है? धर्म इन चारों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। ये सिर्फ रिलीजन नहीं बल्कि ड्यूटी, राइचियसनेस, मॉरल लॉ, सही आचरण सब कुछ है। अर्था वेल्थ एंड पावर, और कामा प्लेजर एंड डिजायर को परस्यू करना गलत नहीं लेकिन धर्म के अनुसार करना चाहिए। और अंतिम लक्ष्य मोक्ष है। वर्णाश्रम धर्म का भी जिक्र है। हाँ, ये सामाजिक व्यवस्था और जीवन के चरणों आश्रम से जुड़े कर्तव्यों की बात करता है। हालांकि इसकी काफी आलोचना भी हुई है, खासकर वर्ण व्यवस्था के रिजिडिटी को लेकर। और लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, ये तो बहुत सेंट्रल आइडिया है। जी, कर्म का सिद्धांत मतलब कॉज एंड इफेक्ट का नियम। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, इस जन्म में या अगले जन्मों में। ये पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट से जुड़ा है। इसकी भी आलोचना होती है कि ये फेटलिज्म, भाग्यवाद को बढ़ावा देता है। हाँ, ये एक क्रिटिसिज्म है। कुछ लोग मानते हैं कि ये लोगों को अपनी स्थिति के लिए खुद को या पिछले जन्म के कर्मों को दोष देने पर मजबूर करता है और सामाजिक बदलाव के लिए प्रयास करने से रोकता है। पर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि ये लोगों को अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। हिंदू एथिक्स, हिंदू नीति शास्त्र के स्रोत क्या क्या हैं? बहुत सारे हैं। वेदास, उपनिषद्स, स्मृतियां जैसे मनुस्मृति, पुराण्स
और 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत। और महाभारत में विशेषकर भगवद गीता, इसका तो बहुत प्रभाव है। निसंदेह गीता के कई सेंट्रल एथिकल कॉन्सेप्ट्स हैं। सबसे प्रमुख है निष्काम कर्म, यानी फल की इच्छा या चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यही है ना? बिल्कुल। और स्थिता प्रज्ञा, यानी वो व्यक्ति जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में सम रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है। गीता मॉडरेशन पर भी जोर देती है ना, बहुत ज्यादा भोग न बहुत ज्यादा त्याग। सोशल वेलफेयर का भी महत्व बताया गया है। हाँ, अपने कर्मों से समाज का भला करना, लोक संग्रह करना भी एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। गीता में प्रवृत्ति मार्ग यानी संसार में रह के कर्म करना और निवृत्ति मार्ग यानी संसार त्याग कर मोक्ष की तलाश करना, दोनों की बात है, पर प्रवृत्ति मार्ग को ज्यादा महत्व दिया गया है, खासकर निष्कामा कर्मा के कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं बुद्धिज्म पर। 4 नोबल ट्रूथ्स और 8 फोल्ड पाथ। हाँ, बुद्ध का कोर टीचिंग यही है। 4 नोबल ट्रूथ्स बताते हैं कि दुख है, दुख का कारण है इच्छा तृष्णा, दुख का निरोध संभव है और निरोध का मार्ग है, और वो मार्ग है 8 फोल्ड पाथ। ये 8 फोल्ड पाथ क्या है? इसमें 8 अंग हैं। राइट व्यू, सम्यक दृष्टि, राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प, राइट स्पीच, सम्यक वाक, राइट एक्शन, सम्यक कर्म, राइट लाइवलीहुड, सम्यक आजीविका, राइट एफर्ट, सम्यक प्रयास, राइट माइंडफुलनेस, सम्यक स्मृति और राइट कंसंट्रेशन, सम्यक समाधि। ये नैतिकता, मानसिक अनुशासन और ज्ञान के पहलू कवर करते हैं। बुद्धिज्म में एल्ट्रुइज्म, परोपकार, करुणा और नॉन वायलेंस, अहिंसा पर भी बहुत जोर है। बिल्कुल। करुणा और मैत्री, लविंग काइंडनेस सेंट्रल वर्च्यूज हैं, और अहिंसा तो है ही। बुद्धिज्म का अप्रोच काफी रैशनल और साइकोलॉजिकल भी माना जाता है। अब जैनिज्म की बात करते हैं। इनका अहिंसा पर तो शायद सबसे ज्यादा जोर है। हाँ, जैनिज्म में अहिंसा परमो धर्मा माना जाता है। यह सिर्फ शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि मानसिक और वाचिक हिंसा से भी बचने की बात करता है। यहाँ तक कि अनजाने में भी किसी जीव को कष्ट ना पहुँचे, इसका ध्यान रखा जाता है। और अनेकांतवादा और स्यादवादा, ये क्या कॉन्सेप्ट्स है? अनेकांतवादा मतलब रियलिटी के कई पहलू होते हैं और कोई भी एक दृष्टिकोण पूरी सच्चाई नहीं बता सकता। स्यादवाद इसी से जुड़ा है, जो कहता है कि किसी भी चीज के बारे में हमारा ज्ञान कंडीशनल और पार्शियल होता है, इसलिए हमें अपने कथनों में शायद यानी शायद लगाना चाहिए। ये इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और टॉलरेंस सिखाता है। 3 रत्नस भी है जैनिज्म में। हाँ, राइट फीथ, सम्यक दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान और राइट कंडक्ट, सम्यक चारित्र। ये मोक्ष प्राप्ति के 3 मार्ग हैं। चलिए अब आधुनिक भारत की ओर आते हैं। गांधीयन एथिक्स, ट्रूथ, सत्य और नॉन वायलेंस, अहिंसा, ये तो केंद्र में है। बिल्कुल। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा सर्वोच्च मूल्य थे, बल्कि वो कहते थे गॉड इज ट्रूथ, ईश्वर ही सत्य है, और मीन्स एंड एंड्स दोनों की पवित्रता पर उनका बहुत जोर था। गलत साधनों से अच्छा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, ट्रूथ फोर्स या सोल फोर्स। हाँ, सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए आग्रह। ये अन्याय के खिलाफ लड़ने का एक नॉन वायलेंट तरीका है, जिसमें सेल्फ सफरिंग, आत्मपीड़ा को हथियार बनाया जाता है। इसके लिए फियरलेसनेस, निर्भयता बहुत जरूरी है। और सर्वोदय, वेलफेयर ऑफ ऑल। हाँ, सर्वोदय मतलब सबका उदय, सबका कल्याण। ये यूटिलिटेरियनिज्म के ग्रेटेस्ट नंबर वाले आइडिया से अलग है। गांधी जी मानते थे कि समाज के सबसे कमजोर व्यक्ति का कल्याण सबसे पहले होना चाहिए, एंटियोदिया। तो ये थे भारतीय परंपरा के कुछ प्रमुख नैतिक विचार। अब चैप्टर 5 पर चलते हैं। लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। महान भारतीय नेताओं, सुधारकों और प्रशासकों के जीवन से सीख। इसका अप्रोच क्या है? इसका अप्रोच है कि हम इन महान हस्तियों के जीवन और उनकी शिक्षाओं से मानवीय मूल्यों, ह्यूमन वैल्यूज को सीखें, उनके कार्यों से प्रेरणा लें। शुरुआत राजा राम मोहन रॉय से। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सामाजिक और धार्मिक सुधार में उनका बड़ा योगदान है। बिल्कुल। सती प्रथा का विरोध, एकेश्वरवाद का प्रचार, पश्चिमी शिक्षा का समर्थन, ये सब उनके महत्वपूर्ण कार्य थे। उनकी सोच में रिलीजियस कैथोलिसिटी, धार्मिक उदारता भी दिखती है। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती और आर्य समाज। बैक टू द वेदा। वेदों की ओर लौटो।
का नारा दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने मूर्ति पूजा, जन्म आधारित जाति व्यवस्था, अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया, शुद्धि मूवमेंट चलाया, शिक्षा, खासकर स्त्री शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन उनका असेसमेंट करते हुए कुछ सवाल भी उठते हैं। वेदों पर अत्यधिक जोर या हिंदू सेंट्रिक होने का आरोप। हाँ, ये कुछ क्रिटिसिज्म्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उनका अप्रोच थोड़ा रिवाइवलिस्ट था और वेदों की उनकी इंटरप्रिटेशन सिलेक्टिव थी, लेकिन सामाजिक सुधारों में उनका योगदान अनडिनायबल है। अब बात करते हैं कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र की। ये तो राज व्यवस्था और प्रशासन पर एक क्लासिक टेक्स्ट है। बिल्कुल, इसमें राजा के कर्तव्य, मंत्रियों की भूमिका, राज्य के 7 अंग, सप्तांग सिद्धांत, दंड नीति, विदेश नीति, सब पर विस्तार से लिखा गया है। करप्शन, भ्रष्टाचार पर भी उनके विचार थे। कहते हैं 40-40 तरीके बताए थे उन्होंने। हाँ, उन्होंने भ्रष्टाचार के कई रूपों का जिक्र किया है और ये भी कहा है कि इसका पता लगाना उतना ही मुश्किल है जितना ये पता लगाना कि मछली पानी पी रही है या नहीं। उन्होंने गुड गवर्नेंस पर बहुत जोर दिया। समा, दाना, भेद, दंड जैसी नीतियां भी बताई। प्राचीन भारत से मध्यकाल में आते हैं गुरु रविदास, भक्ति आंदोलन के संत। जी, उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया और सामाजिक समानता का संदेश दिया। मनचंगा तो कठौती में गंगा वाली कहावत उन्हीं की है। उन्होंने श्रम की गरिमा, डिग्निटी ऑफ लेबर पर भी जोर दिया। और गुरु नानक, सिख धर्म के संस्थापक। हाँ, गुरु नानक देव जी ने एकेश्वरवाद, एक ओंकार का संदेश दिया, कर्मकांडों और जाति भेद का विरोध किया, सेवा, दूसरों की मदद, सिमरन, ईश्वर का ध्यान और किरत करनी, ईमानदारी से कमाना, ये उनके मूल उपदेश थे। उन्होंने स्त्री समानता पर भी जोर दिया। दक्षिण भारत से तिरुवल्लुवर और उनकी रचना थिरुकुरल। तिरुकुरल तमिल साहित्य का एक अनमोल रत्न है। इसमें नैतिकता, अरम, राजनीति, अर्थ और प्रेम इनबम पर छोटे छोटे दोहों खुरल में गहरी बातें कही गई हैं। इसमें प्रैक्टिकल विजडम, व्यावहारिक ज्ञान और सार्वभौमिक मूल्य मिलते हैं। हाँ, सुना है इसमें मॉरल इन्फोर्समेंट में अपवादों की भी पहचान की गई है, जैसे झूठ बोलना कब उचित हो सकता है। बिल्कुल, तिरुवल्लुवर कहते हैं कि ऐसा झूठ भी सच के समान है जिससे किसी का भला होता हो और किसी को नुकसान न पहुंचता हो। ये काफी प्रैग्मेटिक अप्रोच है। तो इन महान विभूतियों से सीखने को बहुत कुछ है। अब चैप्टर 6 पर आते हैं, सोर्सेज ऑफ एथिकल गाइडेंस, लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस एंड कॉन्शियंस। नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत, कानून, नियम, विनियम और अंतरात्मा। क्या लॉ, कानून हमेशा एथिकल गाइडेंस दे सकता है? एक बड़ा सवाल है। लीगल पॉजिटिविज्म कहता है कि कानून वही है जो सॉवरेन ने बनाया है, उसका मॉरल होना जरूरी नहीं, जबकि नेचुरल लॉ ट्रेडिशन मानता है कि एक हायर मॉरल लॉ होता है और इंसानी कानून उसी के अनुरूप होने चाहिए। ऑस्टिन का कमांड थ्योरी ऑफ लॉ, ये पॉजिटिविज्म से जुड़ा है। हाँ, ऑस्टिन मानते थे कि कानून सॉवरेन का कमांड है जिसे सैंक्शन का भय लागू करवाता है। इसमें मोरालिटी की कोई जगह नहीं। लेकिन H.L.A. हार्ट ने इसे रिफाइन किया, प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स की बात की। एग्जैक्टली। हार्ट ने कहा कि कानून सिर्फ कमांड्स नहीं होते, प्राइमरी रूल्स होते हैं जो कंडक्ट बताते हैं, जैसे चोरी मत करो। सेकेंडरी रूल्स होते हैं जो प्राइमरी रूल्स को बनाने, बदलने, लागू करने का तरीका बताते हैं, जैसे रूल ऑफ रिकग्निशन, जिससे पता चलता है कि कौन सा नियम वैध कानून है, रूल्स ऑफ चेंज और रूल्स ऑफ एडजुडिकेशन। और लॉन फुलर लॉ की इंटरनल मोरालिटी। फुलर मानते थे कि कानून का एक इंटरनल मोरालिटी होता है, मतलब कानून बनने और लागू होने की प्रक्रिया में कुछ नैतिक गुण होने चाहिए, तभी वो सही मायने में कानून कहलाएगा। उन्होंने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी बताए, जैसे कानून क्लियर हो, पब्लिक हो, कॉन्ट्रडिक्टरी ना हो, स्टेबल हो आदि। अब नेचुरल लॉ या प्राकृतिक कानून की बात करें, अक्वाइनस का इसमें बड़ा योगदान है। हाँ, सेंट थॉमस एक्वाइनस ने क्रिश्चियन थियोलॉजी और एरिस्टोटेलियन फिलॉसफी को मिलाकर नेचुरल लॉ थ्योरी दी। उन्होंने 4 तरह के कानून बताए। इटर्नल लॉ, ईश्वर का शाश्वत विधान। नेचुरल लॉ, मनुष्य का इटर्नल लॉ में पार्टिसिपेशन, जो रीजन से जाना जा सकता है। ह्यूमन लॉ, समाज के लिए बनाए गए स्पेसिफिक कानून जो नेचुरल लॉ के अनुसार होने चाहिए। और डिवाइन लॉ, जो स्क्रिप्चर से पता चलता है। नेचुरल लॉ के प्रिंसिपल्स कैसे पता चलते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी प्रिंसिपल्स। प्राइमरी प्रिंसिपल है गुड इज टू बी डन एंड परस्यूड एंड इविल इज टू बी अवॉइडेड।
इसी से सेकेंडरी प्रिंसिपल्स निकलते हैं, जैसे जीवन की रक्षा करना, बच्चे पैदा करना और पालना, ज्ञान प्राप्त करना, समाज में रहना। टर्शरी प्रिंसिपल्स और स्पेसिफिक होते हैं जो परिस्थिति पर निर्भर करते हैं। कानून के अलावा कॉन्शियंस भी तो एक महत्वपूर्ण स्रोत है एथिकल गाइडेंस का। बिल्कुल, कॉन्शियंस हमारी आंतरिक नैतिक आवाज है। इस पे भी अलग अलग विचारकों ने बहुत कुछ कहा है। सेंट पॉल, अक्विनास, बिशप बटलर, कार्डिनल न्यूमन। बटलर का सिद्धांत क्या था? सेल्फ लव, बेनेवोलेंस, कॉन्शियंस का हायरार्की। हाँ, बटलर मानते थे कि हमारे अंदर सेल्फ लव, अपना भला चाहना, और बेनेवोलेंस, दूसरों का भला चाहना के इम्पल्सेस होते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर कॉन्शियंस है जो हमें बताता है कि क्या सही है और क्या गलत। कॉन्शियंस का अधिकार सर्वोच्च है। सिडविक ने अवश्य इसकी आलोचना की। इंट्यूटिव वर्सेस रिफ्लेक्टिव कॉन्शियंस में क्या अंतर है? इंट्यूटिव कॉन्शियंस मतलब जो हमें तुरंत सही गलत का एहसास करा दे। रिफ्लेक्टिव कॉन्शियंस वो है जो सोच विचार के बाद किसी नैतिक नतीजे पर पहुंचे। हेगल ने राइट ऑफ फ्री कॉन्शियंस की बात भी की है। तो ये थे नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत। अब चैप्टर 7, एथिकल क्वालिटीज थ्रू द लेंसेज ऑफ सेजेस एंड ग्रेट थिंकर्स। संतों और महान विचारकों की दृष्टि से नैतिक गुण। जी, इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्च्यूज और वाइसेस पर चर्चा है, जैसे काइंडनेस, दयालुता। हाँ, काइंडनेस यानी दयालुता। लगभग सभी धर्म और विचारक इसे महत्वपूर्ण मानते हैं। दलाई लामा, प्लेटो, मदर टेरेसा, सबके कोट्स दिए गए हैं। ये एम्पैथी, सहानुभूति से जुड़ा है। सिर्फ भावना नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल बेनिफिसेंस, मतलब सच में दूसरों की मदद करना। इसी से जुड़े हैं फॉरबेरेंस, सहनशीलता और फॉरगिवनेस, क्षमा। एंगर के बारे में क्या? एरिस्टोटल ने कहा था, सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही मात्रा में क्रोध करना चाहिए। हाँ, एरिस्टोटल मानते थे कि क्रोध अपने आप में बुरा नहीं है, उसका सही एक्सप्रेशन जरूरी है। दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में फॉरगिवनेस पे ज्यादा जोर है। स्टोइक्स तो क्रोध को पूरी तरह खत्म करने की बात करते थे। आजकल रोड रेज जैसे उदाहरण दिखाते हैं कि अनकंट्रोल्ड एंगर कितना खतरनाक हो सकता है। कैथार्सिस का कॉन्सेप्ट भी है कि भावनाओं को दबाने के बजाय निकाल देना बेहतर है, पर इस पर बहस है। एम्पैथी, सहानुभूति, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है। सिंपैथी से ये कैसे अलग है? सिंपैथी मतलब किसी के दुख को समझना और उसके लिए बुरा महसूस करना। एम्पैथी मतलब खुद को उसकी जगह रखकर उसकी भावनाओं को महसूस करना। एडम स्मिथ ने मॉरल सेंटिमेंटलिज्म में एम्पैथी की बात की थी। इसमें रैशनल एलिमेंट भी है, सिर्फ भावना नहीं। प्रशासन और बिजनेस में तो एम्पैथी बहुत जरूरी है। आइंस्टाइन का कोट है ना, एम्पैथी इज पेशेंटली एंड सिंसियरली सीइंग द वर्ल्ड थ्रू द अदर पर्सन्स आईज। बिल्कुल। अगला है ऑल्ट्रुइज्म, परोपकारिता, दूसरों के कल्याण की चिंता। ऑगस्ट कॉम्टे ने ये टर्म दिया था। हाँ, कॉम्टे ने ईगोइज्म के ऑपोजिट अल्ट्रुइज्म का कॉन्सेप्ट दिया। ये यूटिलिटेरियनिज्म से भी जुड़ता है, दूसरों की खुशी की परवाह करना। लेकिन नीचे जैसे विचारकों ने इसकी आलोचना की है। इसे स्लेव मोरालिटी कहा है। साइकोलॉजिकल ईगोइज्म वाले सवाल उठाते हैं कि क्या ट्रू अल्ट्रुइज्म मतलब बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के परोपकार संभव भी है? ये तो बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल है। अब ट्रूथ की बात करते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ ट्रूथ, कॉरेस्पॉन्डेंस, कोहेरेंस, प्रैग्मेटिक। हाँ, ये फिलॉसफी ऑफ नॉलेज की बातें हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस थ्योरी कहती है कि सत्य वो है जो रियलिटी से मैच करता है। कोहेरेंस थ्योरी कहती है कि सत्य वो है जो हमारे बाकी बिलीव्स के सिस्टम से सुसंगत हो, कोहेरेंट हो। प्रैग्मेटिक थ्योरी कहती है कि सत्य वो है जो प्रैक्टिकल लाइफ में काम करता है। और एथिक्स में ट्रुथ का क्या महत्व है? वेरासिटी, सत्यनिष्ठा। एथिक्स में ट्रूथफुलनेस या वेरासिटी एक फाउंडेशनल वैल्यू है। समाज विश्वास पर चलता है और विश्वास के लिए सच बोलना जरूरी है। झूठ बोलने के कई रूप होते हैं, आउटराइट लाइंग, हाफ ट्रूथ्स, मिसलीडिंग साइलेंस। समरसेट मोहम और डिडरो के कोर्स बताते हैं कि लोग सच से क्यों बचते हैं, क्योंकि सच अक्सर अनकंफर्टेबल होता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, इससे कैसे जुड़ा है? ऑनेस्टी खास तौर पर वित्तीय मामलों, फाइनेंशियल मैटर्स और प्रॉपर्टी से जुड़ी सत्यनिष्ठा है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और बिजनेस में इसकी अहमियत बताने की जरूरत नहीं। पावर, शक्ति के बारे में क्या? इसके खतरों पर ऑरवेल, बर्क, शेली ने लिखा है। बिल्कुल। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, ये लॉर्ड एक्टन का कथन है। शक्ति का दुरुपयोग बहुत आसान है। टोटलिटेरियनिज्म, सर्वाधिकारवाद के उदाहरण कम्युनिज्म, फैशिज्म दिखाते हैं कि अनचेक्ड पावर क्या कर सकती है। डिसरेली और शेक्सपियर ने शक्ति के सही उपयोग की बात भी की है।
गांधी जी का मीन्स एंड्स पर जोर यहाँ भी रेलेवेंट है। शक्ति का इस्तेमाल सही साधनों से होना चाहिए। अब कुछ वाइसेस की बात किताब में लिस्ट दी है, 7 डेडली सिंस। हाँ, वाइसेस की लिस्ट है, जैसे कावर्डिस, क्रूअल्टी, एनवी, ग्रीड, स्लॉथ, आलस्य, रॉथ, क्रोध। क्रिश्चियन ट्रेडिशन के 7 डेडली सिंस भी हैं, प्राइड, अभिमान, लोभ, लस्ट, वासना, एंगर, क्रोध, ग्लटनी, पेटूपन, एनवी, ईर्ष्या और स्लॉथ। मैक्स वेबर ने प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक की बात की थी, जो स्लॉथ के विपरीत है। लस्ट और सेक्सुअल हरासमेंट का मुद्दा भी उठाया गया है वर्क प्लेस पर। हाँ, ये गंभीर समस्या है, खासकर वर्क प्लेस पर। बदलते सामाजिक मानक, कंसेंट, सहमति का मुद्दा, ये सब कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं। मॉरल पुलिसिंग का विवाद भी इसी से जुड़ा है। जॉर्ज ऑवेल ने बेनिफिट ऑफ क्लर्जी में पावर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के संबंध पर लिखा था। इस चैप्टर में कई छोटी केस स्टडीज भी हैं। सुबोध, जफर, डॉक्टर गोयल, यशवंत मिश्रा, लक्ष्मण सिंह, मुंबई लोकल ट्रेन वाली। जी हाँ, ये केस स्टडीज इन एथिकल क्वालिटीज और वाइसेस को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में इलस्ट्रेट करती हैं, जैसे सुबोध का लाइफस्टाइल, जफर के बच्चे का हिंसक व्यवहार, डॉक्टर गोयल का कर्तव्य वर्सेस नाराजगी, यशवंत मिश्रा की दोस्ती में बदलाव, लक्ष्मण सिंह का गलत बिल और मुंबई लोकल में थूकने की घटना पर पब्लिक रिएक्शन। ये सोचने पर मजबूर करती हैं। बिल्कुल, ये सब असल जिंदगी की मुश्किलें हैं। चलिए चैप्टर 8 पर एथिकल रीजनिंग एंड मॉरल डिलेमाज, नैतिक तर्कणा और नैतिक दुविधाएं। एथिकल डिलेमाज होती क्या है? एथिकल डिलेमा तब होता है जब आपके सामने 2 या ज्यादा नैतिक सिद्धांत या मूल्य होते हैं जो समान रूप से महत्वपूर्ण लगते हैं लेकिन आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते हैं। आपको किसी एक को चुनना पड़ता है और दोनों में से किसी को भी चुनने पर कोई ना कोई नैतिक नियम टूटता है। तो ऐसे में फैसला कैसे ले? कोई मॉरल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है? हाँ, किताब में 2 मॉडल्स दिए गए हैं। एक टेरी कूपर का मॉडल है। इसमें स्टेप्स हैं। पहले समस्या को पहचानो, मॉरल सेंसिटिविटी जरूरी है। फिर ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन सोचो, हर सोल्यूशन का मूल्यांकन करो, एक फैसला लो, उसे इम्प्लीमेंट करो और बाद में रिव्यू करो। कूपर सैटिस्फाइंग सॉल्यूशंस की बात भी करते हैं, मतलब परफेक्ट नहीं पर एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन ढूंढना। और दूसरा मॉडल पॉप्स एंड पावलाक का। पॉप्स और पावलाक्स का मॉडल न्यायिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। ये आउटकम जस्टिस, परिणाम न्याय और प्रोसेस जस्टिस, प्रक्रियात्मक न्याय पर जोर देता है। आउटकम जस्टिस के लिए जरूरी है कि फैसला रेलेवेंट लॉज और प्रिंसिपल्स पर आधारित हो, कंसिस्टेंट हो, स्टेक होल्डर्स के हितों का ध्यान रखे, फेयरनेस हो आदि। और प्रोसेस जस्टिस के लिए? प्रोसेस जस्टिस के लिए जरूरी है कि प्रक्रिया फेयर हो, सबको सुनवाई का मौका मिले, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत, ट्रांसपेरेंसी हो, टाइमलेसनेस हो, बायस न हो। कुछ कॉमन डिलेमास के उदाहरण क्या हैं जो प्रशासकों को फेस करने पड़ते हैं? कई हैं, जैसे ट्रूथ वर्सेस लॉयल्टी, सच बोलना या किसी के प्रति वफादार रहना, इंडिविजुअल वर्सेस कम्युनिटी, एक व्यक्ति का हित या समुदाय का हित, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, तत्काल फायदा या दूरगामी परिणाम, जस्टिस वर्सेस मर्सी, न्याय करना या दया दिखाना। प्रॉमिस कीपिंग भी एक डिलेमा हो सकता है। ये तो एक प्राइमा फेसी ड्यूटी है। हाँ, वादा निभाना रॉस के अनुसार एक प्रीमा फेसी ड्यूटी है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या इसे हमेशा निभाना चाहिए? रॉस का ही उदाहरण है। क्या एक ट्रिवियल प्रॉमिस, मामूली वादा निभाना ज्यादा जरूरी है या किसी सीरियस एक्सीडेंट को रोकना? यहाँ वादा तोड़ना उचित हो सकता है। इस चैप्टर में भी केस स्टडीज हैं। कैलाश एंड चंदन, बिजनेस वेंचर और वादा, और बाईस्टैंडर एंड मर्डरर, सच बोलना vs जॉन बचाना। जी, कैलाश और चंदन वाली केस स्टडी लॉयल्टी वर्सेस पर्सनल गेन का डिलेमा दिखाती है और बाईस्टैंडर वाली केस स्टडी कांट के एब्सोल्यूट रूल, कभी झूठ न बोलो, कुछ चैलेंज करती है। क्या आप एक हत्यारे को सच बताकर किसी की जान खतरे में डालेंगे? ये डिलेमास दिखाते हैं कि एथिकल रीजनिंग कितना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। बिल्कुल। अब चैप्टर 9, कोड्स ऑफ एथिक्स एंड कोड्स ऑफ कंडक्ट, आचार संहिताएं। इन दोनों में क्या फर्क है? कोड ऑफ एथिक्स, नैतिकता संहिता, VCS, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट ज्यादा स्पेसिफिक होता है। ये बताता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, जैसे गिफ्ट स्वीकार न करना, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक न करना। कोड ऑफ प्रैक्टिस किसी प्रोफेशन के स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स बताता है। इनका पर्पस क्या है? कई उद्देश्य हैं। कर्मचारियों को मार्गदर्शन देना, एथिकल स्टैंडर्ड स्थापित करना, प्रोफेशनलिज्म बढ़ाना, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित करना और ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बचाना। नोलन कमिटी के 7 प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ
सार्वजनिक जीवन के 7 सिद्धांत का जिक्र फिर से है यहाँ। हाँ, ये सिद्धांत बहुत फंडामेंटल हैं और कई देशों ने इन्हें अपनाया है। सेल्फलेसनेस, निस्वार्थता, इंटेग्रिटी, ईमानदारी, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षता, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही, ओपननेस, खुलापन, ऑनेस्टी, सत्यनिष्ठा और लीडरशिप, नेतृत्व। ये बार बार याद रखने लायक हैं। भारत में सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स हैं, अलग अलग सेवाओं के लिए। जी हाँ, ऑल इंडिया सर्विसेज AIS के लिए अलग रूल्स हैं, सेंट्रल सर्विसेज के लिए अलग। इनमें कई सामान्य प्रावधान हैं जो ज्यादातर सेवाओं पर लागू होते हैं। जैसे कुछ मुख्य बातें, जैसे इंटेग्रिटी बनाए रखना, इम्पार्शियलिटी, निष्पक्षता और नॉन पार्टिसनशिप, गैर राजनीतिक होना, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाए रखना, कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता का ध्यान रखना, प्राइवेट ट्रेड या एम्प्लॉयमेंट में शामिल न होना, गिफ्ट स्वीकारने पर नियम, डाउरी, दहेज न लेना न देना, गवर्नमेंट की आलोचना न करना आदि। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, हितों का टकराव भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है इसमें। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब किसी लोक सेवक का पर्सनल इंटरेस्ट उसके ऑफिशियल ड्यूटीज के साथ टकराता हो या टकराता हुआ प्रतीत होता हो। इससे बचने के उपाय जरूरी हैं। जैसे जजेस कई बार खुद को किसी केस से रिक्यूज कर लेते हैं अगर उनका कोई पर्सनल कनेक्शन हो। इस चैप्टर की केस स्टडीज: सुरेंद्र, डिस्काउंट देना; रमानंदा, मंत्री का बेटा और माइनिंग लीज; बद्री प्रसाद, युवा अफसर की वित्तीय समस्याएं। हाँ, सुरेंद्र वाली केस डिस्क्रिशन के मिसयूज का सवाल उठाती है। रमानंदा वाली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्लासिक केस है और बद्री प्रसाद वाली दिखाती है कि कैसे वित्तीय दबाव एक अफसर को अनएथिकल रास्ते पर ले जा सकता है। ठीक है, अब चैप्टर 10, इंडिविजुअल एथिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, सिविल सेवकों की व्यक्तिगत नैतिकता। पर्सनालिटी, व्यक्तित्व की बात से शुरुआत होती है। हाँ, पर्सनालिटी क्या है, इसकी विशेषताएं, कंसिस्टेंसी, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, व्यवहार पर प्रभाव, ये सब एथिक्स से जुड़ा है क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपके एथिकल चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करती है। डेविड के हार्ट के व्यूज का जिक्र है। एग्जेम्पलरी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स, बेनेवलेंट ब्यूरोक्रेट। हार्ट मानते थे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एफिशिएंसी का मामला नहीं, ये एक मॉरल एंडेवर है। उन्होंने बेनेवलेंट ब्यूरोक्रेट और मॉरल एग्जेम्पलर, नैतिक आदर्श का कॉन्सेप्ट दिया। उनके अनुसार एक एग्जेम्पलरी एडमिनिस्ट्रेटर में कुछ जरूरी नैतिक गुण होने चाहिए। कौन से गुण? सुपीरियर प्रूडेंस, श्रेष्ठ विवेक, मॉरल हीरोइज्म, नैतिक वीरता यानी मुश्किल हालात में भी सही के लिए खड़े होना, लव ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता प्रेम, ट्रस्ट इन कॉमन पीपल, आम लोगों में विश्वास और खुद के और दूसरों के मॉरल इंप्रूवमेंट का प्रयास। ये तो बहुत ऊंचे आदर्श हैं। कम्युनिटेरियनिज्म का क्या विचार है? कम्युनिटेरियनिज्म इंडिविजुअल चॉइस थियरी के विपरीत कम्युनिटी और कॉमन गुड पर ज्यादा जोर देता है। ये मानता है कि व्यक्ति की पहचान और मूल्य कम्युनिटी से बनते हैं। ये वर्च्यू एथिक्स सद्गुण नीति शास्त्र से भी जुड़ता है। कार्डिनल वर्च्यूज कौन से माने जाते हैं? प्राचीन यूनानी दर्शन से 4 कार्डिनल वर्च्यूज आते हैं। प्रूडेंस यानी सही फैसला लेने की क्षमता, जस्टिस, न्याय, फोर्टिट्यूड, धैर्य, दृढ़ता यानी मुश्किलों में टिके रहना, और टेम्परेंस, संयम यानी अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना। ये आज भी रेलेवेंट है। पब्लिक सर्विस में वैल्यूज समय के साथ बदले हैं, वेबेरियन मॉडल से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तक। हाँ, पहले मैक्स वेबर का मॉडल था जो न्यूट्रलिटी, हायरार्की, रूल फॉलोइंग पर जोर देता था, लेकिन बाद में महसूस हुआ कि ये काफी रिजिड है और डिस्क्रेशन की भूमिका बढ़ रही है। फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया जिसने सोशल इक्विटी, सामाजिक समानता पर जोर दिया। जॉन रोर ने कहा कि प्रशासकों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के आधार पर फैसले लेने चाहिए। पब्लिक चॉइस थ्योरी ने कस्टमर ड्रिवन अप्रोच और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट की बात की। तो मतलब सिविल सर्वेंट से अपेक्षाएं बदली हैं। अब चैप्टर 11 कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर मिनिस्टर्स, मंत्रियों के लिए आचार संहिता, इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, मिनिस्टर्स या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के पास बहुत पावर होती है और उनके डिसीजंस का असर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए उनके लिए भी एक एथिकल फ्रेमवर्क होना जरूरी है। सवाल उठता है कि क्या ये कॉडिफाइड होना चाहिए, इसे इन्फोर्स कैसे किया जाए, उल्लंघन पर डिस्क्वालिफिकेशन हो या नहीं। इंटरनेशनल नॉर्म्स क्या है? नोलन कमेटी के प्रिंसिपल्स यहाँ भी लागू होते हैं? हाँ, नोलन कमेटी के सिद्धांत मंत्रियों पर भी उतने ही लागू होते हैं। कई देशों में मंत्रियों के लिए स्पेसिफिक कोड्स हैं। भारत में क्या स्थिति है? कोई कोड ऑफ कंडक्ट है? हाँ, एक कोड ऑफ कंडक्ट मंत्रियों के लिए अस्तित्व में है
लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो कि एक समस्या है। सेकंड ARC ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाए, इसे कोलिशन पार्टनर्स पर भी लागू किया जाए और इसके उल्लंघन को सार्वजनिक किया जाए। इस कोड के की प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, जैसा किताब में दिया है? वही नोलन वाले प्रिंसिपल्स ही आधार हैं। ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शियलिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक इंटरेस्ट को प्राइवेट इंटरेस्ट से ऊपर रखना आदि। मिनिस्टर से अपेक्षा की जाती है कि वो अपने एसेट्स और लायबिलिटीज डिस्क्लोज करें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचें, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज ना करें। एनुअल रिपोर्ट टू लेजिस्लेचर की भी बात है। हाँ, कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि कोड के पालन पर एक एनुअल रिपोर्ट विधायिका को सौंपी जाती है। इस चैप्टर की केस स्टडीज रामानंदा, मंत्री का बेटा और माइनिंग लीज, और मुरलीधरन, मंत्री द्वारा NGO के लिए दान मांगना। रामानंद वाली केस स्टडी फिर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा उठाती है, जो मंत्रियों के लिए और भी ज्यादा सेंसिटिव है। मुरलीधरन वाली केस प्रॉपर्टी औचित्य का सवाल उठाती है। क्या मंत्री को अपनी पोजीशन का इस्तेमाल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फंड रेज करने के लिए करना चाहिए, भले ही नेक काम के लिए हो? ये सब ग्रे एरियाज हैं जहां जजमेंट की जरूरत पड़ती है। अब आते हैं एक बहुत बड़े मुद्दे पर, चैप्टर 12 मैकेनिज्म्स फॉर फाइटिंग करप्शन, भ्रष्टाचार से लड़ने के तंत्र। करप्शन को डिफाइन कैसे किया गया है? CVC की डेफिनेशन दी गई है। इसमें रिश्वत लेना देना, अपने पद का दुरुपयोग करके अवैध लाभ कमाना या किसी और को लाभ पहुंचाना, आय से अधिक संपत्ति रखना, सरकारी संपत्ति का गबन करना, ये सब शामिल है। इरेगुलरिटी और करप्शन में क्या फर्क है? ये डिस्टिंक्शन जरूरी है। हाँ, ये बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है। हर प्रोसीजरल इरेगुलरिटी करप्शन नहीं होती। कई बार नियम या प्रक्रिया का उल्लंघन बोनाफाइड सद्भावनापूर्ण गलती से या एफिशिएंसी के लिए हो सकता है। करप्शन में मालाफाइड दुर्भावनापूर्ण इरादा यानी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना जरूरी है। कमर्शियल रिस्क टेकिंग वाले डिसीजंस में ये डिस्टिंक्शन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। करप्शन के कॉजेज क्या बताए गए हैं? संथानम समिति का जिक्र है। हाँ, संथानम समिति 1964 ने कई कारण बताए थे जो आज भी रिलेवेंट है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज, अत्यधिक विनियमन और लाइसेंसिंग, अधिकारियों के पास बहुत ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर्स, विवेकाधीन शक्तियां और कम्बरसम प्रोसीजर्स, बोझिल प्रक्रियाएं। ये सब भ्रष्टाचार के लिए मौके पैदा करते हैं। टाइप्स ऑफ करप्शन, कोअर्सिव जबरन वसूली वर्सेस कोल्यूसिव मिली भगत वाला। कोर्सिव करप्शन वो है जहां एक पक्ष दूसरे को मजबूर करता रिश्वत देने के लिए, जैसे कोई क्लर्क बिना पैसे लिए आपका काम ही ना करे। कोल्यूसिव करप्शन वो है जहां दोनों पक्षों की मिली भगत होती है, दोनों को फायदा होता है, जैसे ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर सब स्टैंडर्ड काम करें और पैसा बचा लें। इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन सा है? कोल्यूसिव करप्शन ज्यादा खतरनाक और ज्यादा नुकसानदेह माना जाता है, क्योंकि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का ज्यादा बड़ा नुकसान होता है, जैसे सब स्टैंडर्ड पुल बनना, टैक्स एवेजन, डिफेंस डील्स में किकबैक्स। इसे पकड़ना भी ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों पक्ष मिले होते हैं। तो करप्शन से लड़ने के उपाय क्या हैं? ट्रैप केसेस किसमें इफेक्टिव हैं? ट्रैप केसेस कोअर्सिव करप्शन के खिलाफ काफी इफेक्टिव हो सकते हैं, जहां पीड़ित शिकायत करने को तैयार हो। कोल्यूसिव करप्शन में सबूत जुटाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ इंटेलिजेंस गैदरिंग, ऑडिट्स और विसल ब्लोअर्स की भूमिका बढ़ जाती है। सेकंड ARC ने सिफारिश की थी कि कुछ मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार अभियुक्त पर डाला जाए। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, केंद्रीय सतर्कता आयोग की भूमिका क्या है? CVC भारत में करप्शन कंट्रोल के लिए एपेक्स बॉडी है। ये संथानम कमेटी की सिफारिश पर बनी थी। इसका काम है केंद्र सरकार के संगठनों में विजिलेंस प्रशासन का सुपरिंटेंडेंस करना। ये CBI की जांच की समीक्षा कर सकती है, सरकार को सलाह दे सकती है, CVOs, चीफ विजिलेंस ऑफिसर्स की नियुक्ति को मंजूरी देती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसके पास खुद सजा देने की पावर नहीं है। चीफ विजिलेंस ऑफिसर CVO, मुख्य सतर्कता अधिकारी का क्या रोल है? CVO हर बड़े सरकारी विभाग या PSU में CVC के आईज एंड ईयर्स की तरह काम करता है। उसका काम दो तरह का होता है, प्रिवेंटिव विजिलेंस, निवारक सतर्कता, और पनिटिव विजिलेंस, दंडात्मक सतर्कता। प्रिवेंटिव विजिलेंस में क्या आता है? इसमें आता है प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज कम करना, डिस्क्रिशन को कंट्रोल करना, सेंसिटिव पोस्ट पर रोटेशन करना, अवेयरनेस फैलाना ताकि करप्शन के मौके ही कम हो। और पनिटिव विजिलेंस? इसमें आता है शिकायतों की जांच करना, सरप्राइज चेक्स करना
और दोषी पाए जाने पर डिसिप्लिनरी एक्शन रेकमेंड करना। करप्शन केसेस के लिए इंफॉर्मेशन के सोर्सेज क्या होते हैं? कई सोर्सेज हो सकते हैं, पब्लिक कंप्लेंट्स, डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शंस, ऑडिट रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और विसल ब्लोअर्स। ठीक है, अब चैप्टर 13 फाइट अगेंस्ट करप्शन, करंट इश्यूज, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, वर्तमान मुद्दे। पहला मुद्दा है डिलेज इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज, विभागीय जांच में देरी। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। सीबीसी ने टाइम लिमिट्स तय की हैं, जैसे चार्जशीट जारी करने के लिए 1 मंथ, इंक्वायरी पूरी करने के लिए 6 मंथ्स, लेकिन रियलिटी में सालों लग जाते हैं। इससे न सिर्फ जस्टिस डिले होता है, बल्कि करप्ट ऑफिशियल्स बच निकलते हैं और ऑनेस्ट ऑफिशियल्स बेवजह परेशान होते हैं। दूसरा मुद्दा फोरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति की जब्ती। करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स की अवैध संपत्ति का क्या? तो ये एक अहम हथियार हो सकता है भ्रष्टाचार के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट और लॉ कमीशन ने भी इस पर जोर दिया है। एक प्रस्तावित बिल की बात है जिसमें करप्ट मीन्स से कमाई गई संपत्ति को जब्त करने का प्रावधान हो और बर्डन ऑफ प्रूफ अभियुक्त पर हो कि वो साबित करे कि संपत्ति वैध तरीके से कमाई गई है। बेनामी लेन देन भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल, बेनामी लेन देन वो है जहाँ संपत्ति खरीदी किसी और के नाम पर जाती है, लेकिन पैसा कोई और देता है और असली मालिक वही होता है। ये काले धन को छुपाने का एक तरीका है। बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट 1988 बना था, पर वो ठीक से लागू नहीं हो पाया। 2016 में इसे अमेंड करके ज्यादा प्रभावी बनाया गया है। अब एक कंट्रोवर्शियल चीज, आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिविल सेवकों को प्रोटेक्शन देता है। हाँ, आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स को डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक के खिलाफ कुछ सेफगार्ड्स देता है। पहला, उन्हें सबऑर्डिनेट अथॉरिटी द्वारा नहीं हटाया जा सकता जिसने उन्हें अपॉइंट किया हो। दूसरा, हटाने से पहले एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उन्हें अपना पक्ष रखने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो इसकी आलोचना क्यों होती है? डिसऑनेस्ट ऑफिसर्स को बचाने का आरोप। आलोचना ये है कि इस प्रोटेक्शन का मिसयूज होता है और करप्ट या इनएफिशिएंट ऑफिसर्स को हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ ये तर्क दिया जाता है कि ये प्रोटेक्शन जरूरी है ताकि सिविल सर्वेंट्स बिना डरे निष्पक्ष होकर काम कर सके और पॉलिटिकल प्रेशर में न आए। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ने भी इस पर विचार किया था। सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन, अभियोजन की मंजूरी, ये भी देरी का कारण बनता है। हाँ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत किसी लोक सेवक पर मुकदमा चलाने से पहले कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन लेना पड़ता है। इसमें बहुत देरी होती है जिससे केस लंबा खींचता है। सेकंड एआरसी ने एक एम्पावर्ड कमेटी बनाने की सिफारिश की थी जो सैंक्शन के मामलों को जल्दी निपटाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम लिमिट्स तय करने की बात कही है। स्पीडी ट्रायल का क्या? कानून में प्रावधान है? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में स्पेशल जजेस नियुक्त करने और डे टू डे हियरिंग करने का प्रावधान है ताकि ट्रायल जल्दी पूरा हो। लेकिन फिर भी डिलेज होते हैं, कोर्ट्स पर बोझ, एडजॉर्नमेंट्स, हायर कोर्ट्स में चैलेंजेस, ये सब कारण है। और विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, मुखबिर संरक्षण, ये कितना जरूरी है? ये बहुत जरूरी है, खासकर कलूसिव करप्शन को उजागर करने के लिए। अगर लोग बिना डरे भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकें तो इससे लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। भारत में विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2011 पारित हुआ था, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्टिवनेस पर सवाल उठते रहे हैं। इसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। तो ये थे कुछ करंट इश्यूज। अब चैप्टर 14 मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच टू रिड्यूसिंग करप्शन, भ्रष्टाचार कम करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण। सिर्फ कानून काफी नहीं, और भी चीजें करनी होंगी। बिल्कुल, करप्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। इससे लड़ने के लिए मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी चाहिए। इसमें सिविल सोसाइटी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सिविल सोसाइटी कैसे मदद कर सकती है? अवेयरनेस फैलाकर, एडवोकेसी करके, सरकार पर प्रेशर बनाकर, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग करके। सेकंड एआरसी ने भी पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाने के उपाय सुझाए हैं। यूएस फॉल्स क्लेम्स मॉडल का जिक्र है, ये क्या है? ये एक दिलचस्प मॉडल है। इसमें प्राइवेट सिटीजन्स को अधिकार है कि वो सरकार के साथ हुई धोखाधड़ी, जैसे किसी कॉन्ट्रैक्टर ने गलत बिल दिया हो, के खिलाफ सरकार की तरफ से मुकदमा दायर कर सकें। अगर केस जीतते हैं तो रिकवरी का एक हिस्सा सिटीजन को मिलता है। इससे फ्रॉड पकड़ने में मदद मिलती है। सेकंड एआरसी ने इसे भारत में अपनाने की सिफारिश की थी। प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करना, रॉबर्ट क्लिटकार्ट का फॉर्मूला। हाँ, जैसा हमने पहले बात की, क्लिटकार्ट का फॉर्मूला, करप्शन इक्वल्स मोनोपोली प्लस डिस्क्रिशन अकाउंटेबिलिटी। प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई करने से डिस्क्रिशन कम होता है। जहां नियम और प्रक्रियाएं क्लियर होंगे, वहां करप्शन की गुंजाइश कम होगी। कंप्यूटराइज्ड लॉटरी से फ्लैट आवंटन इसका एक उदाहरण है। कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, मोनोपोलीज तोड़ना। हाँ,
जहां मोनोपोली होती है वहां सर्विस प्रोवाइडर की मनमानी चलती है। कंपटीशन आने से कंज्यूमर को चॉइस मिलती है और सर्विस क्वालिटी सुधरती है। करप्शन कम हो सकता है। टेलीकॉम सेक्टर रिफॉर्म इसका एक उदाहरण है। हालांकि 2G स्कैम ने दिखाया कि नेचुरल रिसोर्सेज के एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी और फेयर प्रोसेस कितना जरूरी है। रेगुलेटरी एजेंसीज की भूमिका यहाँ महत्वपूर्ण हो जाती है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के और क्या तरीके हैं? डीम्ड अप्रूवल प्रोसीजर्स, मतलब अगर तय समय में मंजूरी नहीं मिली तो मान लिया जाए कि मिल गई। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स कम करना, इंफॉर्मेशन को प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज करना, जैसे RTI एक्ट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और एफिशिएंसी लाने में बहुत मददगार हो सकती है। रेलवे रिजर्वेशन, लैंड रिकॉर्ड्स कंप्यूटराइजेशन, ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे ज्ञानदूत प्रोजेक्ट, MP इसके उदाहरण हैं। इंटेग्रिटी पैक्ट्स क्या हैं? ये बड़े पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट्स में करप्शन रोकने का एक टूल है। इसमें गवर्नमेंट एजेंसी और बिडर्स के बीच एक समझौता होता है कि वो कोई करप्ट प्रैक्टिस नहीं करेंगे। एक इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर IEM इस पैक्ट के पालन की निगरानी करता है। ये प्रोसेस को क्लीन रखने में मदद करता है जहां ओपन कम्पिटिटिव बिडिंग होती है और कॉन्ट्रैक्ट लोएस्ट रिस्पॉन्सिव बिडर को मिलता है। पॉलिटिकल करप्शन का क्या? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़े दिखाते हैं कि कितने उम्मीदवारों पर क्रिमिनल चार्जेस होते हैं। इलीगल इलेक्शन एक्सपेंडिचर भी एक बड़ी समस्या है। 2G स्कैम, कॉलगेट स्कैम जैसे मामले पॉलिटिकल करप्शन के उदाहरण हैं। सेकंड ARC ने कहा था कि चुनाव सुधार, इलेक्टोरल रिफॉर्म सबसे जरूरी हैं करप्शन से लड़ने के लिए। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या क्या सुझाव है? कई सुझाव हैं। पहला, डिस्क्लोजर ऑफ एंटीसीडेंट्स। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर अब उम्मीदवारों को अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री, एसेट्स, लायबिलिटीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशंस डिस्क्लोज करनी पड़ती है। डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता, क्रिमिनल कन्विक्शन पर। हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के तहत अगर किसी को दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो चुनाव लड़ने के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। बहस इस पर है कि क्या सिर्फ चार्ज फ्रेम होने पर ही डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, चुनावों का सरकारी वित्त पोषण। ये एक पुराना सुझाव है ताकि पार्टियों की प्राइवेट फंडिंग पर निर्भरता कम हो और काले धन का इस्तेमाल रुके। दिनेश गोस्वामी कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। अभी कुछ सीमित सरकारी मदद मिलती है, जैसे फ्री एयर टाइम ऑन पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स, पर फुल स्टेट फंडिंग पर सहमति नहीं बन पाई है। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून, ये 10th शेड्यूल में है। 91st अमेंडमेंट से इसे और मजबूत किया गया। इसका मकसद है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पार्टी न बदलें, लेकिन इसमें स्पीकर चेयरमैन का रोल कंट्रोवर्शियल रहा है। इलेक्शन कमीशन और सेकंड ARC ने सिफारिश की है कि डिस्क्वालिफिकेशन का फैसला प्रेसिडेंट गवर्नर को EC की सलाह पर करना चाहिए। इस चैप्टर की केस स्टडी, ऑफिसर्स एडवाइजिंग मिनिस्टर अगेंस्ट डिस्क्रेशनरी लैंड अलॉटमेंट। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे ईमानदार अधिकारी पॉलिटिकल प्रेशर के बावजूद सही सलाह दे सकते हैं और नियमों का पालन करने पर जोर दे सकते हैं। बिल्कुल। अब चैप्टर 15 लोकपाल, इसकी बहुत चर्चा रही है। बैकग्राउंड क्या है इसका? भारत में एक इंडिपेंडेंट एंटी करप्शन ओम्बड्समैन की मांग बहुत पुरानी है। विदेशों में ओम्बड्समैन का कॉन्सेप्ट काफी सफल रहा है। भारत में भी कई बार कोशिशें हुई, लेकिन बिल पास नहीं हो पाया। रीसेंट डेवलपमेंट्स, अन्ना हजारे मूवमेंट। हाँ, 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुए आंदोलन ने लोकपाल की मांग को नेशनल स्टेज पर ला दिया। एक जॉइंट ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, काफी बहस हुई और आखिरकार लोकपाल एंड लोकायुक्तास एक्ट 2013 पारित हुआ। इसका स्ट्रक्चर क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और अधिकतम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से आधे जुडिशियल मेंबर्स होंगे और आधे नॉन जुडिशियल। कम से कम 50% SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज, वुमेन से। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तय किए गए हैं। इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अपॉइंटमेंट एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है। इस कमेटी में PM, चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके नॉमिनी और एक एमिनेंट जुरिस्ट, जिसे बाकी मेंबर्स नॉमिनेट करें, होते हैं। एक सर्च कमेटी नामों का पैनल तैयार करके सिलेक्शन कमेटी को भेजती है। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या है? कौन कौन इसके दायरे में आते हैं? इसका जुरिस्डिक्शन काफी वाइड है।
पीएमबी इसके दायरे में है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इंटरनेशनल रिलेशंस, सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में इंक्वायरी कैबिनेट की मंजूरी के बाद ही हो सकती है। मिनिस्टर्स, एमपीज, लेकिन संसद के अंदर कहीं बात या वोट के लिए नहीं। आर्टिकल 105(2) का प्रोटेक्शन है। ग्रुप ए, बी, सी, डी के सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और ऐसी सोसाइटीज, ट्रस्ट जिन्हें फॉरेन कंट्रीब्यूशन मिलता है एक थ्रेशोल्ड से ऊपर, या पब्लिक फंड्स मिलते हैं, वो सब इसके दायरे में है। एमपीज का कंडक्ट इनसाइड पार्लियामेंट बाहर क्यों रखा गया है? आर्टिकल 1052? हाँ, आर्टिकल 105(2) एमपीज को पार्लियामेंट्री प्रिविलेज देता है कि उन्होंने संसद में जो कहा या वोट दिया उसके लिए उन पे कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो सकती। इसे बनाए रखने का तर्क ये है कि एमपीज बिना डर के अपनी बात रख सकें। संसदीय समिति ने भी इसे लोकपाल के दायरे से बाहर रखने का समर्थन किया था। लोकपाल की पावर्स, शक्तियां क्या हैं? लोकपाल के पास जांच करने, अभियोजन शुरू करने, संपत्ति कुर्की के आदेश देने जैसी शक्तियां हैं। इसका अपना इन्वेस्टिगेशन विंग और प्रोसिक्यूशन विंग होगा। ये सीबीआई को भी सुपरिंटेंडेंस और डायरेक्शन दे सकता है भ्रष्टाचार के मामलों में। इसमें लोकायुक्ता को भी शामिल किया गया है राज्यों के लिए। हाँ, एक्ट कहता है कि राज्यों को कानून लागू होने के 1 साल के भीतर लोकायुक्त स्थापित करना होगा। इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हुई थी कि क्या केंद्र राज्यों को ऐसा निर्देश दे सकता है। फेडरल प्रिंसिपल का सवाल था। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन का हवाला भी दिया गया। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का क्या? जजेस लोकपाल के दायरे में है? नहीं, जजेस को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए अलग मैकेनिज्म, जैसे जुडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल, जो अभी कानून नहीं बना है, विचाराधीन है। तो ये था लोकपाल एक्ट। अब चैप्टर 16, द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। बिल्कुल, आरटीआई एक्ट को गुड गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के दिशा में एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। ये सिटीजन्स को एम्पावर करता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(a) फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में निहित माना जाता है। इसने पुरानी कल्चर ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता की संस्कृति जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से चलती आ रही थी, को चैलेंज किया है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग और आईटी ने भी इसमें मदद की है। इसके की कॉन्सेप्ट्स क्या हैं? इंफॉर्मेशन, सूचना, पब्लिक अथॉरिटी, लोक प्राधिकरण, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन बहुत वाइड है। रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियंस, एडवाइजेस, प्रेस रिलीजेस, सर्कुलर्स, ऑर्डर्स, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सब कुछ शामिल है। पब्लिक अथॉरिटी में सरकार के सभी अंग, सरकारी फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज सब आते हैं। राइट टू इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का अधिकार। इसकी प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन कैसे देते हैं? टाइम लिमिट? कोई भी नागरिक लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर पीआईओ या असिस्टेंट पीआईओ एपीआईओ को एप्लीकेशन दे सकता है। सामान्यतः 30 दिन में सूचना मिलनी चाहिए। अगर सूचना किसी व्यक्ति के लाइफ और लिबर्टी, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे में मिलनी चाहिए। एपीआईओ के माध्यम से एप्लीकेशन देने पर 35 दिन, थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के लिए 40 दिन, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मामले में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ी सूचना 45 दिन में कमीशन की मंजूरी से। मामूली फीस भी लगती है। क्या हर तरह की सूचना मिल सकती है या कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं? सेक्शन 8। हाँ, सेक्शन 8 में कुछ एग्जेम्पशंस दिए गए हैं, जैसे ऐसी सूचना जिससे देश की सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े या विदेशी संबंध खराब हो। ऐसी सूचना जिसे कोर्ट ने या ट्राइब्यूनल ने मना किया हो, जिससे पार्लियामेंट्री प्रिविलेज का हनन हो, कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़ी सूचना जिससे किसी की कंपैरेटिव पोजीशन को नुकसान हो, अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी हो। और क्या एग्जेम्पशंस है? फिड्यूशरी रिलेशनशिप, जैसे डॉक्टर मरीज में मिली सूचना, विदेशी सरकार से विश्वास में मिली सूचना जिससे किसी की जान या सुरक्षा खतरे में पड़े, जिससे इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन में बाधा आए। कैबिनेट पेपर्स डिसीजन होने के बाद मिल सकते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसका पब्लिक एक्टिविटी से लेना देना ना हो और जिससे प्राइवेसी का अनवारंटेड इन्वेजन हो, अनलेस पीआईओ संतुष्ट हो कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है। कॉपीराइट उल्लंघन वाली सूचना। आंशिक प्रकटीकरण भी संभव है। हाँ, अगर मांगी गई सूचना का कुछ हिस्सा एग्जेम्प्ट है तो बाकी हिस्सा दिया जा सकता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज क्या रहे हैं? कई मुद्दे हैं। पीआईओज पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। सरकारी विभागों में
रिकॉर्ड कीपिंग अक्सर खराब होती है। कई बार अधिकारी इंफॉर्मेशन देने से मना कर देते हैं या टालमटोल करते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट पर हमले भी हुए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को निरस्त करने की मांग भी उठती रही है ताकि ट्रांसपेरेंसी और बढ़े। बिल्कुल, आरटीआई एक पावरफुल टूल है, पर इसे और इफेक्टिव बनाने की जरूरत है। अब चैप्टर 17 सिटीजन्स चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र, ये क्या है? सरकार के दो मुख्य काम हैं, अधिकार का प्रयोग करना जैसे लॉ एंड ऑर्डर, और सेवाएं प्रदान करना जैसे हेल्थ, एजुकेशन, लाइसेंसेस। सिटीजन्स चार्टर का फोकस दूसरे काम पर है, पब्लिक सर्विसेज की क्वालिटी सुधारना। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन नागरिकों को क्या सेवाएं देगी, किस स्टैंडर्ड की देगी और कितने समय में देगी। इसकी शुरुआत यूके में हुई थी, जॉन मेजर 1991 में। हाँ, यूके में 1991 में जॉन मेजर की सरकार ने इसे शुरू किया था। बाद में टोनी ब्लेयर की सरकार ने 1998 में इसे सर्विसेज फर्स्ट के नाम से रिलॉन्च किया। इसके 6 प्रिंसिपल्स थे: स्टैंडर्ड्स, इंफॉर्मेशन एंड ओपननेस, चॉइस एंड कंसल्टेशन, कर्टसी एंड हेल्पफुलनेस, पुटिंग थिंग्स राइट, शिकायत निवारण और वैल्यू फॉर मनी। एक अच्छे सिटीजन्स चार्टर के कंपोनेंट्स, घटक क्या होने चाहिए? इसमें ऑर्गेनाइजेशन का विजन और मिशन स्टेटमेंट होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं, उनका विवरण, कौन से क्लाइंट कस्टमर ग्रुप्स हैं, हर सर्विस के लिए क्वालिटी और टाइम स्टैंडर्ड्स क्या हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म, शिकायत निवारण तंत्र क्या है, और कस्टमर्स से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे सही जानकारी देना। इसे बनाने के लिए गाइडलाइंस, दिशा निर्देश क्या है? सबसे जरूरी है कि कस्टमर सिटीजन से कंसल्ट करके बनाया जाए, भाषा सरल और समझने योग्य हो, इसमें रियलिस्टिक और मेजरेबल कमिटमेंट्स हों, अधिकारियों की अकाउंटेबिलिटी तय हो, इसे ठीक से पब्लिसाइज किया जाए, रेगुलर फीडबैक और रिव्यू का मैकेनिज्म हो। भारत में इसकी क्या स्थिति है? पहल कब हुई? समस्याएं क्या हैं? भारत में ये पहल 1997 में शुरू हुई थी, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन में कई समस्याएं रही हैं। अक्सर ये बिना पब्लिक कंसल्टेशन के टॉप डाउन तरीके से बना दिए जाते हैं। लोगों में इनके बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, इनका पर्याप्त प्रचार नहीं होता, इन्हें रेगुलर अपडेट या रिव्यू नहीं किया जाता, स्टेक होल्डर्स जैसे कर्मचारी को बनाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाता, स्टैंडर्ड्स अक्सर वेग होते हैं, मेजरेबल नहीं होते, और सबसे बड़ी कमी, इनका कोई लीगल बैकिंग नहीं है, ये लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। तो क्या इन्हें लीगली एनफोर्सेबल बनाने की कोशिश हुई? वो राइट ऑफ सिटीजन्स फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस बिल? हाँ, सेकंड ARC, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC सब ने सिफारिश की थी कि सिटीजन चार्टर को लीगल स्टेटस दिया जाए। इसी के आधार पर यह बिल लाया गया था, हालांकि ये अभी कानून नहीं बना है। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? इसमें हर पब्लिक अथॉरिटी के लिए चार्टर प्रकाशित करना अनिवार्य था। हर दफ्तर में एक ग्रीवेंस रेड्रेसल ऑफिसर, शिकायत निवारण अधिकारी GRO नियुक्त करने का प्रावधान था। उसके ऊपर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी DA और फिर स्टेट सेंट्रल पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेसल कमीशन बनाने की बात थी। नागरिक सेवा न मिलने या देरी होने पर GRO के पास शिकायत कर सकते थे, फिर DA और फिर कमीशन में अपील कर सकते थे। दोषी अधिकारियों पर पेनाल्टीज लगाने का भी प्रावधान था। कमीशंस को सुओ मोटो पावर्स भी दी गई थी। अगर ये कानून बन जाता तो गवर्नेंस में काफी सुधार आ सकता था। निश्चित रूप से ये अकाउंटेबिलिटी को बहुत बढ़ा देता। अब चैप्टर 18-18 पर चलते हैं। यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स, सार्वजनिक धन का उपयोग। इसमें एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने की बात है। फाइनेंशियल टारगेट्स वर्सेस फिजिकल टारगेट्स वर्सेस आउटकम्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ पैसा खर्च कर देना फाइनेंशियल टारगेट काफी नहीं है। ये भी देखना होगा कि उस पैसे से कितना काम हुआ, फिजिकल टारगेट। लेकिन सबसे जरूरी है ये देखना कि उस काम से असल में हासिल क्या हुआ, आउटकम। उदाहरण के लिए चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम में कितना पैसा खर्च हुआ, फाइनेंशियल। कितने बच्चों को खाना मिला, फिजिकल। लेकिन क्या बच्चों का पोषण स्तर सुधरा, क्या कुपोषण कम हुआ, आउटकम। ये देखना जरूरी है। फंड यूटिलाइजेशन क्यों महत्वपूर्ण है? अंडर यूटिलाइजेशन का इंडिकेटर। फंड यूटिलाइजेशन रेट्स दिखाते हैं कि कोई योजना कितनी प्रभावी ढंग से लागू हो पा रही है। अगर फंड्स यूटिलाइज ही नहीं हो रहे तो मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग या इम्प्लीमेंटेशन में कमी है। भारत में ज्यादातर सरकारी फंड्स लैप्सेबल होते हैं, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर के अंत तक खर्च नहीं हुए तो वापस चले जाते हैं।
इससे भी फंड्स को जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ती है। अंडर यूटिलाइजेशन के कारण क्या है, खासकर सोशल सेक्टर्स में? सोशल सेक्टर जैसे हेल्थ, एजुकेशन में अंडर यूटिलाइजेशन ज्यादा देखी जाती है। इसके कारण है प्रोसीजरल डिलेज, स्टाफ की कमी, कैपेसिटी की कमी, खराब प्लानिंग, मॉनिटरिंग की कमी। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जैसे इरिगेशन, रोड्स में यूटिलाइजेशन रेट्स बेहतर होते हैं। तुलना के लिए भारत का सोशल सेक्टर स्पेंडिंग जीडीपी का 7%, ओईसीडी देशों लगभग 14% से काफी कम है और उसमें भी अंडर यूटिलाइजेशन है। प्लान वर्सेस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, योजना बनाम गैर योजना व्यय का अंतर क्या है? नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो कमिटेड लायबिलिटीज के लिए होता है, जैसे सैलरीज, पेंशन्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स। ये ज्यादातर पूरा खर्च हो जाता है। प्लान एक्सपेंडिचर वो होता है जो नई योजनाओं और कार्यक्रमों के लिए होता है। इसमें अंडर यूटिलाइजेशन की समस्या ज्यादा आती है। हालांकि अब प्लान नॉन प्लान डिस्टिंक्शन खत्म कर दिया गया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, CSS, केंद्र प्रायोजित योजनाएं की समस्याएं। CSS वो योजनाएं होती हैं जिन्हें केंद्र सरकार डिजाइन और फंड करती है, पर लागू राज्य सरकारें करती हैं। इनमें समस्याएं रही हैं, जैसे इनफ्लेक्सिबिलिटी, राज्यों को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने की छूट कम होना, राज्यों पर फाइनेंशियल बर्डन पड़ना, केंद्र से राज्यों को फंड फ्लो में देरी होना। 12th प्लान में BK चतुर्वेदी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर CSS को रीस्ट्रक्चर करने, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने और स्कीम्स की संख्या कम करने के प्रस्ताव थे। फंड फ्लो मैकेनिज्म में क्या दिक्कतें हैं? ट्रेजरी मोड वर्सेस सोसाइटी मोड। पैसा केंद्र से राज्यों और फिर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज तक कैसे पहुंचता है, इसमें भी दिक्कतें आती हैं। ट्रेजरी मोड में पैसा राज्य के ट्रेजरी के माध्यम से जाता है। सोसाइटी मोड में पैसा स्पेसिफिक स्कीम के लिए बनी सोसाइटी के बैंक अकाउंट में जाता है। सोसाइटी मोड में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी कम हो सकती है। रंगाराजन कमेटी ने ट्रेजरी मोड अपनाने की सिफारिश की थी। 12th प्लान ने आउटकम बेस्ड बजटिंग और ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। आउटपुट्स वर्सेस आउटकम्स, उत्पाद बनाम परिणाम का अंतर फिर से महत्वपूर्ण है यहाँ। बिल्कुल, सरकार अक्सर आउटपुट्स पर फोकस करती है। कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल खुले, कितने किलोमीटर सड़क बनी, लेकिन असली सफलता आउटकम्स में है। क्या लिटरेसी रेट बढ़ा, क्या हेल्थ इंडिकेटर सुधरे, क्या कनेक्टिविटी बेहतर हुई? हेल्थ प्रोग्राम्स का उदाहरण लें, अस्पताल, डॉक्टर आउटपुट्स हैं, मृत्यु दर में कमी आउटकम है। इस सब पर नजर कौन रखता है? ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर, व्यय का लेखा परीक्षण, CAG की भूमिका। हाँ, भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 149, 151 CAG के ड्यूटीज और पावर्स बताते हैं। CAG का मैंडेट है केंद्र और राज्य सरकारों के खातों का, सरकारी कंपनियों का और सरकार से फंडिंग पाने वाले निकायों का ऑडिट करना। ऑडिट कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः 3 तरह के। फाइनेंशियल ऑडिट, क्या खाते सही हैं? कंप्लायंस ऑडिट, क्या नियमों और कानूनों का पालन हुआ? और परफॉर्मेंस ऑडिट, क्या पैसा इफिशिएंटली, इफेक्टिवली और इकोनॉमिकली खर्च हुआ? क्या इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव्स हासिल हुए? CAG की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स की कमिटीज जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी PSC, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को PU देखती हैं। कैनन्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, वित्तीय औचित्य के सिद्धांत क्या हैं? ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो पब्लिक स्पेंडिंग गाइड करने चाहिए, जैसे खर्च जरूरत के हिसाब से हो, पब्लिक इंटरेस्ट में हो, एक्स्ट्रावेगेंट ना हो, किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए ना हो, अलाउंसेस ऐसी ना हो कि वो प्रॉफिट का जरिया बन जाए। हर सरकारी कर्मचारी से अपेक्षा की जाती है कि वो पब्लिक फंड्स खर्च करते समय उतनी ही केयर बरते जितनी वो अपने पैसे के मामले में बरतता। ये सिद्धांत बहुत जरूरी हैं पब्लिक मनी की वेस्टेज रोकने के लिए। अब चैप्टर 19, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट प्रशासन, ये क्या है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब वो सिस्टम जिससे कंपनीज को डायरेक्ट और कंट्रोल किया जाता है। ये बताता है कि कंपनी कैसे चलाई जानी चाहिए ताकि सभी स्टेक होल्डर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, सप्लायर्स, सोसाइटी के हितों का संतुलन बना रहे। इसमें एथिक्स, वैल्यूज, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी पर जोर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। हाँ, शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स द्वारा चुने जाते हैं और कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन तय करते हैं। बोर्ड में प्रमोटर डायरेक्टर्स, नॉमिनी डायरेक्टर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स स्वतंत्र निदेशक होते हैं।
मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ और उनकी मैनेजमेंट टीम डे टू डे ऑपरेशंस देखती है। फाइनेंस, ऑडिट, कॉर्पोरेट लॉ, ये सब इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अकाउंट्स मैनिपुलेशन, खातों में हेरफेर एक बड़ी समस्या हो सकती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की नीड क्यों पड़े? स्कैंडल्स। हाँ, दुनिया भर में हुए बड़े कॉर्पोरेट स्कैंडल्स जैसे एनरॉन, वर्ल्डकॉम और भारत में सत्यम कंप्यूटर स्कैम ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अहमियत को उजागर किया। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से शेयर होल्डर वैल्यू बढ़ती है, निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी सुनिश्चित होती है। इसके की एस्पेक्ट्स क्या है? फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। बिल्कुल, फेयरनेस, निष्पक्षता, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार। ट्रांसपेरेंसी, कंपनी के कामकाज और फाइनेंसेस के बारे में सही और समय पर जानकारी देना। अकाउंटेबिलिटी, बोर्ड और मैनेजमेंट का शेयर होल्डर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स के प्रति जवाबदेह होना। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कानूनों का पालन करना और एथिकल कंडक्ट बनाए रखना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व भी इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत में कंपनीज एक्ट 2013 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए क्या प्रोविजंस हैं? नए कंपनीज एक्ट में कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर काफी जोर दिया गया है। जैसे नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA का गठन ऑडिट क्वालिटी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की निगरानी के लिए। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, स्वतंत्र निदेशक की भूमिका और जिम्मेदारियों को बढ़ाया गया है। उनकी नियुक्ति के नियम कड़े किए गए हैं। ऑडिट कमेटी को ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। विजिल मैकेनिज्म, विसल ब्लोअर तंत्र स्थापित करना अनिवार्य किया गया है ताकि कर्मचारी फ्रॉड या अनएथिकल कंडक्ट की रिपोर्ट कर सकें। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, कंपनी का अपने डायरेक्टर्स या उनके रिश्तेदारों के साथ लेन देन पर स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। और CSR मैंडेट सेक्शन 135, ये क्या है? ये एक यूनिक प्रोविजन है। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 135 कुछ बड़ी कंपनियों जिनका नेटवर्थ, टर्नओवर या नेट प्रॉफिट एक थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो के लिए अनिवार्य बनाता है कि वो अपने पिछले तीन साल के एवरेज नेट प्रॉफिट्स का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर खर्च करें। कौन सी गतिविधियां CSR में आती है? शेड्यूल 7 में लिस्ट दी गई है, जैसे गरीबी और भूख मिटाना, शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण, रूरल डेवलपमेंट, स्लम एरिया डेवलपमेंट आदि। UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट का भी जिक्र है। हाँ, UN ग्लोबल कॉम्पैक्ट एक इंटरनेशनल इनिशिएटिव है जो बिजनेसेस को सस्टेनेबल और सोशली रिस्पॉन्सिबल पॉलिसीज अपनाने के लिए इनकरेज करता है। इसके 10 सिद्धांत हैं जो ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार, लेबर स्टैंडर्ड्स, श्रम मानक, एनवायरनमेंट, पर्यावरण और एंटी करप्शन, भ्रष्टाचार विरोध पर आधारित हैं। इस चैप्टर की केस स्टडीज रमेश गलत ट्रैवल बिल और स्टाइल मेकर्स PLC बांग्लादेश फैक्ट्री दुर्घटना। रमेश वाली केस स्टडी छोटी मोटी डिसऑनेस्टी और उसके स्लिपरी स्लोप इफेक्ट को दिखाती है। स्टाइल मेकर्स वाली केस स्टडी सप्लाई चेन एथिक्स, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी और मल्टीनेशनल कंपनीज की भूमिका पर सवाल उठाती है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में लेबर कंडीशंस को लेकर। किसकी जिम्मेदारी है? कंपनी की, लोकल सप्लायर की, गवर्नमेंट की? ये बहुत रेलेवेंट मुद्दे हैं ग्लोबलाइजेशन के दौर में। अब चैप्टर 20 एटीट्यूड्स, अभिवृत्तियां। एटीट्यूड होता क्या है? डेफिनेशन। एटीट्यूड को डिफाइन किया जाता है as a learned tendency to evaluate things, people, issues, objects, events in a certain way either favorably or unfavorably, सकारात्मक या नकारात्मक रूप से। ये learned होती हैं, innate नहीं। Attitudes explicit, स्पष्ट, जिन्हें हम जानते हैं और बता सकते हैं, या implicit, अव्यक्त, जो unconscious level पर होती हैं। कार्ल युंग की डेफिनेशन भी है readiness of the psyche to act or react in a certain way. युंग ने एटीट्यूड पेयर्स की बात की थी, जैसे इंट्रोवर्शन, एक्सट्रोवर्शन। इसके कंपोनेंट्स, घटक क्या हैं? ABC मॉडल। एटीट्यूड्स के 3 कंपोनेंट्स माने जाते हैं। ABC मॉडल, अफेक्टिव, भावनात्मक कंपोनेंट, किसी चीज के प्रति आपकी फीलिंग्स या इमोशंस, जैसे मुझे मकड़ियों से डर लगता है। बिहेवियरल, व्यवहारिक कंपोनेंट, उस चीज के प्रति आपका व्यवहार करने का तरीका या टेंडेंसी, जैसे मैं मकड़ी देखकर भाग जाता हूँ। कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक कंपोनेंट, उस चीज के बारे में आपके बिलीफ्स या थॉट्स, जैसे मेरा मानना है कि मकड़ियां खतरनाक होती हैं। एटीट्यूड्स के फंक्शंस क्या हैं? हम एटीट्यूड्स रखते क्यों हैं? एटीट्यूड्स कई फंक्शन सर्व करते हैं। यूटिलिटेरियन फंक्शन,
जो चीजें हमें रिवॉर्ड देती हैं उनके प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, जो पनिशमेंट देती हैं उनके प्रति नेगेटिव। नॉलेज फंक्शन, एटीट्यूड्स दुनिया को समझने, ऑर्गेनाइज करने और प्रिडिक्ट करने में मदद करते हैं। ईगो डिफेंसिव फंक्शन, एटीट्यूड्स हमारी सेल्फ एस्टीम को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं, अनप्लेजेंट ट्रूथ से बचाते हैं, जैसे कोई अपनी फेलियर के लिए दूसरों को दोष दे। वैल्यू एक्सप्रेसिव फंक्शन, एटीट्यूड्स हमें अपने कोर वैल्यूज और सेल्फ कॉन्सेप्ट को एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं, जैसे एनवायरनमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। बाल विवाह के खिलाफ संदेश में ईगो डिफेंसिव अपील का इस्तेमाल। एटीट्यूड्स बनते कैसे हैं? फॉर्मेशन, एटीट्यूड्स कई तरीकों से बनते हैं। किसी चीज के साथ आपका सीधा अनुभव, जैसे किसी खास ब्रांड का फोन इस्तेमाल करके अच्छा या बुरा लगना। दूसरों को देखकर सीखना, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, बंदूरा। दूसरों के बिहेवियर और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखकर सीखना। क्लासिकल कंडीशनिंग, पावलोव। एक न्यूट्रल स्टिमुलस का किसी ऐसे स्टिमुलस के साथ जुड़ जाना जो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पैदा करता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर। जिस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड मिलता है वो रिपीट होता है, जिसके लिए पनिशमेंट मिलता है वो कम होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग, स्किनर। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है एटीट्यूड्स बनाने में। टीकाकरण के प्रति झिझक में वर्ड ऑफ माउथ का महत्व। क्या एटीट्यूड्स बदले जा सकते हैं? एटीट्यूड चेंज कौन सी थियरीज हैं? हाँ, एटीट्यूड्स बदले जा सकते हैं, हालांकि ये आसान नहीं होता। कई थियोरीज हैं। वही कंडीशनिंग और ऑब्जर्वेशनल लर्निंग वाले प्रिंसिपल्स एटीट्यूड चेंज पर भी लागू होते हैं। विज्ञापन में इनका खूब इस्तेमाल होता है। केस स्टडीज, क्रिकेट स्टार्स का सोडा एंडोर्स करना, क्लासिकल कंडीशनिंग। डॉग ट्रेनर का पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल करना, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये बताता है कि पर्सुएशन यानी समझाने बुझाने के दो रास्ते होते हैं। सेंट्रल रूट तब काम करता है जब लोग मोटिवेटेड हों और मैसेज को ध्यान से प्रोसेस करने की एबिलिटी रखते हों। वो आर्ग्यूमेंट्स की क्वालिटी पर फोकस करते हैं। पेरिफेरल रूट तब काम करता है जब लोग मोटिवेटेड ना हो या डिस्ट्रैक्टेड हो, तब वो सुपरफिशियल क्यूज पे ध्यान देते हैं, जैसे स्पीकर की अट्रैक्टिवनेस या क्रेडिबिलिटी। केस स्टडी, डिटर्जेंट विज्ञापन के लिए कौन सा मॉडल ज्यादा उपयुक्त होगा? शायद पेरिफेरल क्यूज वाला। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, फेस्टिंगर की। ये क्या है? ये थ्योरी कहती है कि जब हमारे बिलीव्स, एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स में इनकंसिस्टेंसी होती है तो हमें एक अनकंफर्टेबल मेंटल स्टेट महसूस होती है, जिसे डिसोनेंस कहते हैं। हम इस डिसोनेंस को कम करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। कैसे कम करते हैं डिसोनेंस? कई तरीके हैं। अपने बिहेवियर को बदल लेना, जैसे स्मोकिंग छोड़ देना। अपने एटीट्यूड या बिलीफ को बदल लेना, जैसे मानना कि स्मोकिंग उतनी बुरी नहीं है, या नई इन्फॉर्मेशन ढूंढना जो आपके बिहेवियर को जस्टिफाई करे, जैसे मेरे दादाजी 90 साल जिए और रोज सिगरेट पीते थे। केस स्टडीज, फॉरेन इन्वेस्टमेंट समर्थक का सोने के आयात पर रुख बदलना। वैशाली का मुश्किल होने पर भी संगीत सीखना जारी रखना। रैशनलाइजेशन, युक्तिकरण और विशफुल थिंकिंग, इच्छापूर्ण चिंतन भी डिसोनेंस कम करने के तरीके हैं। हाँ, रैशनलाइजेशन मतलब अपने बिहेवियर के लिए प्लॉजिबल लगने वाले पर शायद झूठे कारण देना। विशफुल थिंकिंग मतलब सबूतों के विपरीत जाकर वही मानना जो आप मानना चाहते हैं। केस स्टडी, नकुल का यूएस में असफल होने पर कहना कि उसे वहाँ रहना ही नहीं था। लोमड़ी और अंगूर वाली कहानी, अंगूर खट्टे हैं, भी रैशनलाइजेशन का उदाहरण है। क्या एटीट्यूड्स हमेशा बिहेवियर की भविष्यवाणी करते हैं? एटीट्यूड बिहेवियर लिंक, लापियर का अध्ययन। ये एक बड़ा सवाल रहा है साइकोलॉजी में। लापियर का क्लासिक स्टडी 1930s था, जिसमें उन्होंने एक चाइनीज कपल के साथ यूएस घूमा और पाया कि ज्यादातर होटलों रेस्टोरेंट्स ने उन्हें सर्विस दी, जबकि बाद में उन्हीं जगहों पर लेटर भेजकर पूछने पर ज्यादातर ने कहा कि वो चाइनीज कस्टमर्स को सर्व नहीं करेंगे। इससे लगा कि एटीट्यूड, प्रेजुडिस और बिहेवियर डिस्क्रिमिनेशन में इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। तो क्या लिंक है ही नहीं या कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? लिंक है, पर ये परफेक्ट नहीं है। कई मॉडरेटिंग फैक्टर्स हैं जो इस लिंक को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हाई सेल्फ मॉनिटर्स अपने बिहेवियर को सिचुएशन के हिसाब से ज्यादा एडजस्ट करते हैं। लो सेल्फ मॉनिटर्स अपने एटीट्यूड्स के हिसाब से ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। जैसे टाइम प्रेशर या सोशल नॉर्म्स बिहेवियर को एटीट्यूड से ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से बने हों या जो आसानी से दिमाग में आ जाएं, एक्सेसिबल, वो बिहेवियर को ज्यादा प्रिडिक्ट करते हैं। सोशल इन्फ्लुएंस, सामाजिक प्रभाव की भी बात है। कंफर्मिटी, कंप्लायंस, ओबीडियंस। हाँ, दूसरों का हमारे एटीट्यूड्स और बिहेवियर पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ग्रुप प्रेशर के कारण अपने बिहेवियर या बिलीफ्स को बदलना। किसी के रिक्वेस्ट पर सहमत होना। किसी अथॉरिटी फिगर के आदेश का पालन करना, जैसे मिलग्रम का फेमस एक्सपेरिमेंट। फ्रेंच एंड रेवन के 5 बेसिस ऑफ सोशल पावर। हाँ, उन्होंने बताया कि सोशल इन्फ्लुएंस के पीछे 5 तरह की पावर हो सकती है।
रिवॉर्ड पावर, इनाम देने की क्षमता, कोएसिव पावर, सजा देने की क्षमता, लेजिटिमेट पावर, पोजीशन या रोल के कारण अधिकार, रेफरेंट पावर, पहचान या आकर्षण के कारण प्रभाव, और एक्सपर्ट पावर, नॉलेज या स्किल्स के कारण प्रभाव सोशल इम्पैक्ट थ्योरी, एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी करती है। सोर्सेस की संख्या, उनकी इमीडिएटी, निकटता और उनकी स्ट्रेंथ, शक्ति। डायनामिक सोशल इम्पैक्ट थ्योरी बताती है कि समय के साथ इंटरैक्शन से लोगों के बिलीव्स में क्लस्टरिंग कैसे होती है। एक्सपेक्टेशन स्टेट्स थ्योरी बताती है कि ग्रुप में किसका प्रभाव ज्यादा होगा, ये स्टेटस कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे सेक्स, रेस, अट्रैक्टिवनेस पर कैसे निर्भर करता है। तो ये था एटीट्यूड्स एंड सोशल इन्फ्लुएंस पर। अब चैप्टर 21 पॉलिटिकल एटीट्यूड्स, राजनीतिक अभिवृत्तियां। सार्वजनिक मुद्दों पर अलग अलग राय क्यों होती है? आइडियोलॉजी, विचारधारा का क्या रोल है? हाँ, पॉलिटिक्स में लोगों के एटीट्यूड्स बहुत डाइवर्स होते हैं। इसके पीछे उनकी वैल्यूज, बिलीव्स और आइडियोलॉजीज काम करती हैं। आइडियोलॉजी एक तरह का लेंस होता है जिससे लोग दुनिया को देखते और समझते हैं। पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, राजनीतिक वर्णक्रम की बात होती है लेफ्ट से राइट। हाँ, ये एक कॉमन तरीका है पॉलिटिकल पोजीशंस को समझने का। इस स्पेक्ट्रम पर अलग अलग लेबल्स होते हैं। रैडिकल, उग्र, जो व्यवस्था में रैडिकल बदलाव चाहते हैं। लिबरल, उदार, जो सुधार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देते हैं। मॉडरेट, मध्यम, जो संतुलन चाहते हैं। कंजर्वेटिव, रूढ़िवादी, जो परंपरा और स्थिरता पर जोर देते हैं। और रिएक्शनरी, जो पुराने समय में लौटना चाहते हैं। इनके अर्थ और विशेषताएं समय और जगह के साथ बदलती रहती हैं। लिबरलिज्म के बारे में थोड़ा और बताएं। व्यक्ति की स्वतंत्रता। लिबरलिज्म का कोर आइडिया है इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ये सरकार की शक्ति को सीमित करना चाहता है ताकि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा हो सके। क्लासिकल लिबरलिज्म जैसे जॉन लॉक ने नेचुरल राइट्स, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की बात की और गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को कंसेंट ऑफ द गवर्नड, शासितों की सहमति पर आधारित बताया। उन्होंने शक्तियों के पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स की वकालत भी की। मॉडर्न लिबरलिज्म इससे कैसे अलग है? नेगेटिव वर्सेस पॉजिटिव फ्रीडम। क्लासिकल लिबरलिज्म ज्यादातर नेगेटिव फ्रीडम यानी बाहरी बाधाओं से मुक्ति पर फोकस करता था। मॉडर्न लिबरलिज्म 20th सेंचुरी में उभरा पॉजिटिव फ्रीडम यानी कुछ करने की क्षमता, अवसर पर भी जोर देता है। ये मानता है कि सरकार को सोशल जस्टिस और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के लिए इंटरवीन करना चाहिए, जैसे वेलफेयर स्टेट। इकोनॉमिक लिबरलिज्म एडम स्मिथ फ्री मार्केट्स और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करता है। अब कंजर्वेटिज्म पर आते हैं, परंपरा का सम्मान। हाँ, कंजर्वेटिज्म ट्रेडिशन, परंपरा, एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, स्थापित संस्थाओं जैसे परिवार, चर्च, राज्य और सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था को महत्व देता है। ये मानव प्रकृति को लेकर थोड़ा स्केप्टिकल होता है, मानता है कि इंसान इम्परफेक्ट है और उसे गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए ये तेज बदलावों के बजाय ग्रेजुअल चेंज, धीमी गति से बदलाव का समर्थन करता है। एडमंड बर्ग को मॉडर्न कंजर्वेटिज्म का जनक माना जाता है। यूएस में नियो कंजर्वेटिज्म भी एक धारा रही है। आइडियोलॉजी शब्द का क्या मतलब है? डिस्ट्यूट द ट्रेसी। आइडियोलॉजी शब्द मूल रूप से डिस्ट्यूट द ट्रेसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद साइंस ऑफ आइडियाज के लिए कढ़ा था, लेकिन बाद में खासकर हेगल और मार्क्स ने इसे नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया, एज डिस्टॉर्टेड और फॉल्स कॉन्शियसनेस, मिथ्या चेतना जो डोमिनेंट क्लास के इंटरेस्ट्स को सर्व करती है। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का समाजशास्त्र में मैक्स वेबर और कार्ल मानहाइम ने आइडियोलॉजीज को सोशल ग्रुप्स के वर्ल्ड व्यू से जोड़ा। मानहाइम ने आइडियोलॉजी जो स्टेटस को बनाए रखना चाहती है और यूटोपिया जो उसे बदलना चाहती है में फर्क किया। सोशलिज्म का कोर आइडिया क्या है? सोशलिज्म सोशल ओनरशिप या कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक इक्वालिटी पर जोर देता है। ये कैपिटलिज्म की इनइक्वालिटीज की आलोचना करता है। यूटोपियन सोशलिस्ट्स जैसे रॉबर्ट ओवेन, सेंट साइमन ने आदर्शवादी समुदायों की कल्पना की। मार्क्सिज्म इससे कैसे जुड़ा है? मार्क्सिज्म समाजवाद की एक ज्यादा रैडिकल और इन्फ्लुएंशियल धारा है। इसके कोर कॉन्सेप्ट्स हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ऐतिहासिक भौतिकवाद कि इतिहास का विकास इकोनॉमिक फैक्टर से तय होता है, क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष, शोषक और शोषित वर्गों के बीच,
सरप्लस वैल्यू, अतिरिक्त मूल्य जो पूंजीकती मजदूर की मेहनत से कमाता है। अलगाव, एलियनेशन, मजदूर का अपने काम, उत्पाद और खुद से। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट, सर्वहारा का अधिनायकत्व, क्रांति के बाद का दौर। और अंततः कम्युनिज्म, साम्यवाद, एक स्टेटलेस, क्लासलेस सोसाइटी। मार्क्सिज्म की कई आलोचनाएं भी हुई हैं। एनार्किज्म, अराजकतावाद, ये क्या है? एनार्किज्म राज्य, स्टेट और प्राइवेट प्रॉपर्टी दोनों को खत्म करना चाहता है। ये मानता है कि सत्ता का हर रूप ओप्रेसिव है। बकुनिन और क्रोपोटकिन इसके प्रमुख विचारक थे। मार्क्सिस्ट से उनका मतभेद था कि राज्य को कैसे खत्म किया जाए। फैशिज्म, ये कैसी आइडियोलॉजी है? फैसिज्म 20th सेंचुरी में उभरी एक टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है। ये एक्सट्रीम नेशनलिज्म, उग्र राष्ट्रवाद, ऑथोरिटेरियनिज्म, अधिनायकवाद और मिलिट्रिज्म पर जोर देती है। ये लिबरलिज्म, सोशलिज्म और कंजर्वेटिज्म तीनों का विरोध करती है। इसमें लीडर डिक्टेटर का कल्ट होता है और इंडिविजुअल राइट्स को स्टेट के नीचे दबा दिया जाता है। पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं भारत के संदर्भ में? कई फैक्टर्स हैं। पर्सनल वैल्यूज, पर्सनालिटी ट्रेट्स, एज, साइकोलॉजिकल नीड्स, सोशल क्लास, इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स। भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कास्ट, रिलीजन और रीजन का प्रभाव बहुत ज्यादा देखा जाता है। किताब में सबरीमाला टेम्पल एंट्री जैसे कंट्रोवर्सीज का जिक्र है, आइडियोलॉजीज का टकराव। हाँ, लेखक ने सबरीमाला मुद्दे का विश्लेषण किया है। एक तरफ लिबरल एक्टिविस्ट्स हैं जो जेंडर इक्वालिटी और इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं, दूसरी तरफ रिलीजियस ट्रेडिशन और अयप्पा डिवोटीज की आस्था है। इसमें जुडिशियल इंटरवेंशन या न्यायिक हस्तक्षेप और जुडिशियल ओवररीच का सवाल भी उठता है। लेखक का मत है कि ऐसे मामलों में संतुलन बनाने की जरूरत है जहां कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और रिलीजियस फ्रीडम दोनों का सम्मान हो। आइडियोलॉजिकल अप्रोच की समस्याएं क्या हो सकते हैं? ओवर सिंप्लीफिकेशन। हाँ, लेखक आगाह करते हैं कि किसी भी मुद्दे को सिर्फ एक आइडियोलॉजी के चश्मे से देखना खतरनाक हो सकता है। ये रियलिटी को ओवर सिंप्लीफाई कर सकता है और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस के न्यूआंसेस को इग्नोर कर सकता है। उदाहरण के लिए लड़कियों की स्वतंत्रता बनाम उनकी सुरक्षा का मुद्दा। इसमें सिर्फ लिबरल या कंजर्वेटिव अप्रोच काफी नहीं, मॉरल पुलिसिंग का मुद्दा भी इसी से जुड़ा है। एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव जरूरी है। बिल्कुल। अब चैप्टर 22, मॉडर्न एथिकल कनंड्रम्स, आधुनिक नैतिक उलझने। ये बहुत ही चैलेंजिंग इश्यूज हैं। पहला है होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता। हाँ, इस पे नैतिकता और वैधता, लीगैलिटी को लेकर दुनिया भर में बहस है। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि ये नेचुरल है या अननेचुरल, क्या ये किसी को हार्म पहुंचाता है, हार्म प्रिंसिपल, इसका फैमिली वैल्यूज पर क्या असर पड़ता है, HIV एड्स से इसका क्या संबंध है। हालांकि ये गलत धारणा है। भारत में कानूनी स्थिति भी बदली है। सेक्शन 377 IPC को सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। नवतेज सिंह जोहार केस। अबॉर्शन, गर्भपात, ये तो शायद सबसे ज्यादा डिवाइसिव एथिकल इशू है, प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस। बिल्कुल, इसके कोर में कई नैतिक सवाल हैं। जीवन का मूल्य क्या है, माँ का या भ्रूण का, महिला का अपने शरीर पर अधिकार कितना है, क्या भ्रूण के भी अधिकार हैं, जीवन कब शुरू होता है, कंसेप्शन पर, वायबिलिटी पर या बर्थ पर। आर्ग्यूमेंट्स फॉर अबॉर्शन में महिला की ऑटोनॉमी, हेल्थ और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का हवाला दिया जाता है। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भ्रूण के राइट टू लाइफ पर जोर दिया जाता है। विशेष परिस्थितियां भी होती हैं, रेप, माँ के जीवन को खतरा, गंभीर जन्म दोष। हाँ, इन परिस्थितियों में अबॉर्शन को ज्यादातर लोग नैतिक रूप से स्वीकार्य मानते हैं। यहाँ तक कि प्रो लाइफ वाले भी कुछ एक्सेप्शंस मानते हैं। भारत में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP एक्ट है जो कुछ शर्तों के तहत अबॉर्शन को लीगलाइज करता है। क्लोनिंग, रिप्रोडक्टिव वर्सेस थेरेप्यूटिक। क्लोनिंग मतलब जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी बनाना। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग का मकसद है पूरा ऑर्गेनिज्म बनाना, जैसे डॉली द शीप। थेरेप्यूटिक क्लोनिंग का मकसद है एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल्स बनाना, जिनका इस्तेमाल बीमारियों के इलाज में हो सकता है। एथिकल कंसर्न्स क्या हैं क्लोनिंग को लेकर? बहुत सारी चिंताएं हैं। रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग को लेके, क्या ये इंसान की यूनिकनेस और डिग्निटी को कम करता है? क्या ये प्लेइंग गॉड है? क्या इसका मिसयूज हो सकता है? थेरेप्यूटिक क्लोनिंग को लेकर मुख्य चिंता एम्ब्रियो के डिस्ट्रक्शन से जुड़ी है। इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स भी हैं, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए ऑर्गन्स ग्रो करना। सरोगेसी
ऑल्ट्रुइस्टिक वर्सेस कमर्शियल। सरोगेसी मतलब जब एक महिला किसी दूसरे कपल के लिए बच्चा अपनी कोख में पालती है। ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी में महिला कोई पैसा नहीं लेती, सिर्फ मेडिकल एक्सपेंसेस कवर होते हैं। कमर्शियल सरोगेसी में महिला को बच्चा पैदा करने के लिए पेमेंट मिलती है। एथिकल इश्यूज क्या है इसमें? एक्सप्लॉयटेशन, कमोडिफिकेशन ऑफ चाइल्ड। हाँ, मुख्य चिंताएं हैं। क्या कमर्शियल सरोगेसी गरीब महिलाओं का एक्सप्लॉयटेशन है? क्या ये बच्चे को एक कमोडिटी बना देता है? पेरेंटेज के लीगल और इमोशनल इश्यूज क्या हो सकते हैं? भारत कमर्शियल सरोगेसी का हब बन गया था, जहां अनएथिकल प्रैक्टिसेस की खबरें आती थीं। इसीलिए सरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 लाया गया है, जिसने कमर्शियल सरोगेसी पर बैन लगा दिया है और सिर्फ ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी की अनुमति दी है, वो भी स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ। कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड, ये भी एक पेरिनियल डिबेट है। आर्ग्यूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। आर्ग्यूमेंट्स फॉर रिटेंशनिस्ट्स। ये आई फॉर एन आई वाला आर्ग्यूमेंट है कि जघन्य अपराध की सजा मौत ही होनी चाहिए। इसे रिवेंज से अलग माना जाता है कि मृत्युदंड से दूसरे लोग वैसा अपराध करने से डरेंगे। हालांकि इस पर एम्पेरिकल एविडेंस मिक्स्ड है। ज्यादातर स्टडीज डिटरेंस इफेक्ट को प्रूव नहीं कर पाई हैं। आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट। एबोलिशनिस्ट्स। रिस्क ऑफ एग्जीक्यूटिंग इनोसेंस। न्यायिक प्रणाली में गलती हो सकती है और एक निर्दोष को फांसी देना इररिवर्सिबल इनजस्टिस है। वैल्यू ऑफ ह्यूमन लाइफ। हर मानव जीवन का मूल्य है, राज्य को जीवन लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट। कई लोग इसे अमानवीय मानते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। क्या अपराधी को सुधरने का मौका नहीं मिलना चाहिए? पॉसिबिलिटी ऑफ रिफॉर्म। भारत में इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही दिया जाता है। एनिमल राइट्स, पशु अधिकार। क्या जानवरों के भी अधिकार होते हैं? ये भी एक बढ़ता हुआ एथिकल कंसर्न है। पीटर सिंगर की किताब एनिमल लिबरेशन इन्फ्लुएंशियल रही है। उनका तर्क है कि जानवरों में सफरिंग, पीड़ा महसूस करने की क्षमता होती है, इसलिए उनके इंटरेस्ट्स को भी मॉरल कंसिडरेशन मिलना चाहिए। स्पीसीजम, प्रजातिवाद, यानी सिर्फ अपनी प्रजाति, इंसान को नैतिक महत्व देना को वो रेसिज्म या सेक्सिज्म जैसा ही मानते हैं। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट क्या है? कंट्रैक्टरियनिज्म कहता है कि अधिकार सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं, जिसमें जानवर शामिल नहीं हो सकते। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ रैशनल बीइंग्स, तर्कशील प्राणी ही मॉरल कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हैं और उनके ही अधिकार होते हैं। लेकिन इस पर काउंटर आर्ग्यूमेंट है कि फिर इन्फेंट्स या सिवियरली मेंटली डिसेबल्ड ह्यूमंस का क्या उनके अधिकार नहीं है? डिबेट ह्यूमेन ट्रीटमेंट बनाम राइट्स पर्सपेक्टिव पर भी होती है। जानवरों का उपयोग भोजन, प्रयोग, मनोरंजन जैसे जल्लीकट्टू, ये सब सवालों के घेरे में है। सिविल लिबर्टीज वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी, नागरिक स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा, ये संतुलन कैसे बने? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है, खासकर टेररिज्म, आतंकवाद के खतरे के दौर में। सरकार का कर्तव्य है नागरिकों की सुरक्षा करना, लेकिन इसके लिए वो नागरिकों की स्वतंत्रता पर कितनी पाबंदी लगा सकती है? कहाँ लाइन ड्रॉ की जाए? मानवाधिकारों की सीमाएं क्या हैं? AFSPA का जिक्र है। हाँ, AFSPA सुरक्षा बलों को डिस्टर्ब्ड एरियाज में विशेष शक्तियां देता है, जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं। फेक एनकाउंटर का मुद्दा भी इसी से जुड़ा है। लेखक का मानना है कि नेशनल सिक्योरिटी जरूरी है, पर इसके नाम पर सिविल लिबर्टीज को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। एक हार्ड हेडेड अप्रोच चाहिए जो सिक्योरिटी और राइट्स दोनों का ध्यान रखें। गांधी जी का दृष्टिकोण यहाँ याद आता है। साधन पवित्र होने चाहिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड स्टेम सेल्स, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और स्टेम कोशिकाएं का इलाज करना, इसमें बहुत पोटेंशियल है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स भी हैं। क्या हम डिजाइनर बेबीज बनाने लगेंगे? क्या ये प्लेइंग गॉड है? जर्म लाइन जीन थेरेपी, जो अगली पीढ़ी में भी पास हो, को लेकर ज्यादा चिंताएं हैं। स्टेम सेल्स, एम्ब्रियोनिक वर्सेस एडल्ट। स्टेम सेल्स वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो किसी भी तरह के सेल में डेवलप हो सकती हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो से मिलती हैं और एडल्ट स्टेम सेल्स शरीर के टिश्यूज से। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स ज्यादा वर्सेटाइल होती हैं, पर उन्हें निकालने के लिए एम्ब्रियो को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, जिस पर नैतिक विवाद है। एम्ब्रियो का मॉरल स्टेटस क्या है? अडल्ट स्टेम सेल से ये विवाद नहीं है, पर उनकी क्षमता सीमित हो सकती है। रिसर्च दोनों पर चल रही है। ये सारे मुद्दे दिखाते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ नई एथिकल चैलेंजेस आ रही हैं। अब चैप्टर 23 इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EI,
इंटेलिजेंस का मतलब सिर्फ IQ नहीं है। नहीं, पारंपरिक IQ टेस्ट्स मुख्यतः लॉजिकल, मैथमेटिकल और लिंग्विस्टिक एबिलिटीज मापते थे। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस बहुबुद्धि सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 7 तरह की इंटेलिजेंस बताई: लिंग्विस्टिक, लॉजिकल, मैथमेटिकल, स्पेशल, म्यूजिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक, इंटरपर्सनल, दूसरों को समझना, और इंट्रापर्सनल, खुद को समझना। EI मूलतः इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस से जुड़ा है। इमोशनल इंटेलिजेंस EI को पॉपुलर किसने किया? डैनियल गोलमैन। इमोशनल इंटेलिजेंस 1995 ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर बनाया। गोलमैन EI को डिफाइन करते हैं एज द एबिलिटी टू मोटिवेट वनसेल्फ, persist in the face of frustrations, control impulse and delay gratification, regulate one's moods, and keep distress from swamping the ability to think, empathize and hope. गोलमैन के 5 कंपोनेंट्स ऑफ EI क्या हैं? उन्होंने EI के 5 मुख्य कंपोनेंट्स बताए। 1. सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता, अपनी भावनाओं, शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और लक्ष्यों को पहचानना और समझना। 2. सेल्फ रेगुलेशन, आत्मनियमन, अपनी डिस्ट्रप्टिव भावनाओं और आवेगों को नियंत्रित करना या रीडायरेक्ट करना, सोच समझकर रिएक्ट करना। 3. मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, उपलब्धि के लिए आंतरिक ड्राइव होना, ऑप्टिमिज्म, आशावाद, और रेजिलियंस, लचीलापन रखना, सेटबैक्स के बावजूद आगे बढ़ते रहना। 4. एम्पैथी, समानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके पर्सपेक्टिव को महसूस करना, दूसरों की जरूरतों के प्रति सेंसिटिव होना। 5. सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाना और मैनेज करना, नेटवर्क बनाना, दूसरों को इन्फ्लुएंस करना, कोलैबोरेशन करना, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना। EI का इंपॉर्टेंस क्या है लाइफ और वर्क में, सिविल सर्वेंट्स के लिए? गोलेमन का तर्क है कि लाइफ में सक्सेस के लिए IQ से ज्यादा EI महत्वपूर्ण है। पर्सनल रिलेशनशिप्स में, वर्क परफॉर्मेंस में और खासकर लीडरशिप रोल्स में EI बहुत क्रूशल है। सिविल सर्वेंट्स के लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उन्हें पब्लिक से डील करना होता है, टीम में काम करना होता है, प्रेशर में डिसीजन लेने होते हैं और डाइवर्स लोगों की नीड्स को समझना होता है। क्या EI को डेवलप किया जा सकता है? हाँ, अच्छी बात यह है कि IQ के विपरीत EI को सीखा और विकसित किया जा सकता है। इसके लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, प्रैक्टिस, फीडबैक और अवेयरनेस की जरूरत होती है। इस चैप्टर में भी कई केस स्टडीज हैं। शेखर, अक्षय, रमाना राव, मंजीत, प्रिया एंड पिंकी, सेनगुप्ता, रोहिणी। जी हाँ, ये केस स्टडीज EI के डिफरेंट कंपोनेंट्स को इलिस्ट्रेट करती है, जैसे शेखर का MBA इंटरव्यू का डर, सेल्फ अवेयरनेस, रेगुलेशन की कमी, अक्षय का माँ की बीमारी का डर, मैनेजिंग इमोशंस, रमना राव का बॉस के साथ तालमेल ना बिठा पाना, सोशल स्किल्स, एम्पैथी, मंजीत की खराब प्रेजेंटेशन स्किल्स, सोशल स्किल्स, प्रिया और पिंकी का झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सोशल स्किल्स, सेनगुप्ता की आदिवासी क्षेत्र में पोस्टिंग, एम्पैथी, अडेप्टेबिलिटी, रोहिणी का अपनी माँ के व्यवहार से परेशान होना, मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, एम्पैथी। ये दिखाती हैं कि EI की कमी से क्या दिक्कतें आती हैं और इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। बिल्कुल, EI एक बहुत ही प्रैक्टिकल स्किल है। अब चैप्टर 24 इंटरनेशनल मोरालिटी, अंतरराष्ट्रीय नैतिकता। क्या राष्ट्रों के बीच भी नैतिकता होती है? ये इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, IR का एक सेंट्रल क्वेश्चन है। IR के अध्ययन के 3 अप्रोचेस बताए गए हैं। फैक्चुअल, क्या हो रहा है, नॉर्मेटिव, क्या होना चाहिए, यही इंटरनेशनल मोरालिटी का क्षेत्र है, और एडवाइजरी, क्या करना चाहिए। इसमें मेजर थ्योरीज कौन सी हैं? रियलिज्म, यथार्थवाद, रियलिज्म IR की डोमिनेंट थ्योरी रही है। इसका मानना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में अनार्की है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, इसलिए स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट और पावर मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। मोरालिटी की भूमिका बहुत सीमित है या है ही नहीं। मैकियावेली, हेगल, ट्राइस्टसी, E.H. कार्ड इसके प्रमुख विचारक हैं। रीजन डेटा, रियल पॉलिटिक, बैलेंस ऑफ पावर जैसे कॉन्सेप्ट्स इसी से जुड़े हैं। कार्ड ने आइडियलिज्म की आलोचना की थी। आइडियलिज्म, लिबरलिज्म, आदर्शवाद, उदारवाद का क्या मानना है? आइडियलिज्म लिबरलिज्म मानता है कि मोरालिटी, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेशन
राष्ट्रों के बीच संबंधों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं और निभाने चाहिए। विड्रो विल्सन कांट इसके समर्थक थे। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी कि डेमोक्रेसीज आपस में नहीं लड़ती भी इसी ट्रेडिशन से आती है। कंस्ट्रक्टिविज्म एक न्यूअर थ्योरी है जो मानती है कि इंटरनेशनल रिलेशन सिर्फ मटेरियल फैक्टर्स जैसे पावर, वेल्थ से नहीं बल्कि आइडियाज, नॉर्म्स, आइडेंटिटीज और सोशल इंटरैक्शन से भी शेप होते हैं। स्टेट्स के इंटरेस्ट और आइडेंटिटीज फिक्स्ड नहीं है, वो बदलते रहते हैं। इंटरनेशनल मोरालिटी के सोर्सेज क्या हैं? ट्रीटीज, संधियां, कस्टम्स, प्रथाएं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड नेशंस, जुडिशियल डिसीजंस और राइटिंग्स ऑफ हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिस्ट्स। यूएन चार्टर भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स क्या हैं? सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, सभी सदस्यों की संप्रभु समानता, ऑब्लिगेशंस टू बी फुलफिल्ड इन गुड फेथ, कर्तव्यों का सद्भाव से पालन, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, रिफ्रेनिंग फ्रॉम द थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स, बल प्रयोग से बचना, असिस्टिंग द यूएन, संयुक्त राष्ट्र को सहायता देना। जॉन रॉल्स का लॉ ऑफ पीपल्स, ये क्या है? जॉन रॉल्स, जिन्होंने डोमेस्टिक जस्टिस पर अ थियरी ऑफ जस्टिस लिखी थी, उन्होंने बाद में इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए लॉ ऑफ पीपल्स का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने 8 सिद्धांत बताए जो वेल ऑर्डर्ड पीपल्स, लिबरल और डिसेंट पीपल्स के बीच संबंधों को गवर्न करने चाहिए। कौन से हैं वो 8 सिद्धांत? मान Peoples are free and independent. 2. Peoples are to observe treaties. 3. Peoples are equal. 4. Peoples are to observe a duty of non-intervention. 5. Peoples have the right of self-defense but no right to instigate war. 6. Peoples are to honor human rights. उन्होंने human rights की एक minimalist list दी. 7. Peoples are to observe certain specified restrictions in the conduct of war. 8. Peoples have a duty to assist other peoples living under unfavorable conditions that prevent their having a just or decent political and social regime. जस्ट वॉर थियरी, न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत। युद्ध कब और कैसे नैतिक रूप से उचित हो सकता है? जस्ट वॉर थियरी युद्ध की नैतिकता पर विचार करती है। इसके 3 हिस्से हैं। जस एड बेलम, युद्ध पर जाने का अधिकार, युद्ध शुरू करने के लिए क्या शर्तें पूरी होनी चाहिए। जस इन बेलो, युद्ध के दौरान आचरण, युद्ध कैसे लड़ा जाना चाहिए। जस पोस्ट बेलम, युद्ध खत्म होने के बाद क्या होना चाहिए। जस एट बेलम की शर्तें क्या हैं? जस्ट कॉज, उचित कारण जैसे आत्मरक्षा, दूसरों की रक्षा। राइट इंटेंशन, सही इरादा, शांति स्थापित करना, न कि बदला लेना या जमीन हड़पना। प्रॉपर अथॉरिटी एंड पब्लिक डिक्लेरेशन, युद्ध की घोषणा लेजिटिमेट अथॉरिटी द्वारा सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट, युद्ध अंतिम उपाय होना चाहिए, सारे शांतिपूर्ण विकल्प विफल होने के बाद। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सफलता की उचित संभावना होनी चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी, युद्ध से होने वाला लाभ उससे होने वाले नुकसान से ज्यादा होना चाहिए। और जस्ट इन बेलो, इसमें 2 मुख्य सिद्धांत हैं। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, कॉम्बैटेंट्स और नॉन कॉम्बैटेंट्स में फर्क करना, निर्दोष नागरिकों को निशाना न बनाना। और प्रोपोर्शनैलिटी, फोर्स का उतना ही इस्तेमाल करना जितना मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल करने के लिए जरूरी हो, एक्सेसिव फोर्स नहीं। जस पोस्ट बेलम, युद्ध के बाद के न्याय के सिद्धांत अभी विकसित हो रहे हैं। इसमें शामिल है जस्ट कॉज फॉर टर्मिनेशन, शांति समझौते न्यायपूर्ण हो, राइट इंटेंशन, पब्लिक डिक्लेरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, सजा सिर्फ दोषियों को मिले, पनिशमेंट वॉर क्राइम्स के लिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक इक्विटी, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समानता का मुद्दा भी है। रिच वर्सेस पुअर नेशंस। हाँ, नॉर्थ साउथ डिवाइड एक बड़ी हकीकत है। सवाल उठता है कि क्या अमीर देशों की कोई नैतिक जिम्मेदारी है गरीब देशों के प्रति? क्या हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस जैसे कॉलोनियलिज्म के लिए कोई जिम्मेदारी बनती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के स्ट्रक्चर और पॉलिसीज पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वो फेयर है? एड, सहायता, ट्रेड, रिप्रेजेंटेशन, ये सब मुद्दे इसमें आते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी और मोरालिटी का क्या संबंध है? नेहरू युग, पंचशील। भारत की विदेश नीति पर नैतिकता का प्रभाव रहा है, खासकर नेहरू युग में।
पंचशील के 5 सिद्धांत आपसी सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, समानता और पारस्परिक लाभ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नैतिक आधार पर थे। गुटनिरपेक्षता की नीति भी मॉरल प्रिंसिपल से प्रेरित थी, हालांकि इसमें रियलिज्म का पुट भी था। हमेशा आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म की बहस चलती रही है भारतीय विदेश नीति को लेकर। कॉस्मोपॉलिटिज्म का विचार क्या है? कॉस्मोपॉलिटिज्म मानता है कि हमारे नैतिक दायित्व नेशनल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के प्रति हैं। नेशनैलिटी एक एक्सीडेंट ऑफ बर्थ है और सभी इंसान समान नैतिक मूल्य रखते हैं। पीटर सिंगर जैसे विचारक ग्लोबल पॉवर्टी एलिविएशन को एक कॉस्मोपॉलिटन ड्यूटी मानते हैं। तो ये था इंटरनेशनल मोरालिटी का ओवरव्यू। अब आखिरी चैप्टर 25 केस स्टडीज। यूपीएससी के लिए इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? केस स्टडीज जीएस पेपर 4 का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये आपके एथिकल एंड मॉरल रीजनिंग एबिलिटीज को टेस्ट करती हैं। ये देखती हैं कि आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल सिचुएशंस में कैसे अप्लाई करते हैं। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और एबिलिटी टू हैंडल एथिकल डायलेमास को परखा जाता है। केस स्टडी सॉल्व करने का सही अप्रोच, तरीका क्या होना चाहिए? एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो करना चाहिए। 1. रीड द केस केयरफुली एंड अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। मामले को ध्यान से पढ़ें और तथ्यों को समझें। 2. आइडेंटिफाई द स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व्ड एंड देयर इंटरेस्ट्स। हितधारकों और उनके हितों को पहचानें। 3. आइडेंटिफाई द कोर एथिकल इश्यूज और डिलेमास। मुख्य नैतिक मुद्दों या दुविधाओं को पहचानें। 4. ब्रेनस्टॉर्म वेरियस पॉसिबल ऑप्शंस और कोर्सेज ऑफ एक्शन। विभिन्न संभावित विकल्प और कार्यवाहियों पर विचार करें। 5. Evaluate each option, list the pros and cons, गुण और दोष, based on ethical principles, laws, rules, potential consequences, practicality, etc. प्रत्येक विकल्प का मूल्यांकन करें नैतिक सिद्धांतों, कानूनों, नियमों, परिणामों, व्यावहारिकता आदि के आधार पर। 6. Choose the most appropriate option and provide a clear justification for your choice. सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें और अपने चयन का स्पष्ट औचित्य दें। किताब में एक स्ट्रक्चर्ड मेथड का डायग्राम भी दिया है। लीगैलिटी, प्रोफेशनल कोड, एथिकल, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन चेक करना। किताब में कई एग्जाम्पल्स दिए गए हैं विश्लेषण के साथ। मिस्टर एक्स श्राद्धा सेरेमनी, माधवन पिता से झूठ, बलबीर सिंह एसपी का निर्देश और फायरिंग, कुशाग्र अय्यर सीईओ का हैरासमेंट, झा बाढ़ राहत में भ्रष्टाचार, एचआर खन्ना माइनिंग माफिया, चंद्रकला आईएएस का दुर्व्यवहार, सतीश एन महेश साइड बिजनेस, भुजंगा राव कार दुर्घटना, शेषाद्री मंत्री का अवैध आदेश, सुजाता ऑफिस में दुर्व्यवहार, स्नेहा महानगर का लाइफस्टाइल, विदुषी नेता का महंगा स्कूल, चेयरमैन एसआईडीसी पक्षपात। जी हाँ, ये सभी केस स्टडीज अलग अलग तरह के डायलेमास और सिचुएशंस को कवर करते हैं। पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, करप्शन, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, प्रेशर फ्रॉम सुपीरियर्स, वर्क प्लेस इश्यूज एटसेट्रा। इनका विश्लेषण दिखाता है कि कैसे एथिकल प्रिंसिपल्स और फ्रेमवर्क्स को अप्लाई करके एक साउंड डिसीजन पर पहुंचा जा सकता है। हर केस स्टडी से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। ये केस स्टडीज प्रैक्टिस के लिए बहुत जरूरी हैं। तो ये था जी सुब्बाराव की किताब का एक बहुत ही विस्तृत अवलोकन। वाकई एथिक्स, इंटेग्रिटी और एप्टीट्यूड सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल सिविल सर्विसेज करियर की नींव है। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे विभिन्न नैतिक सिद्धांत जैसे यूटिलिटेरियनिज्म, डिएंटोलॉजी, वर्च्यू एथिक्स, भारतीय और पश्चिमी विचारक और कानूनी ढांचे हमें सही निर्णय लेने में मदद करते हैं। ये सब टूल्स हैं हमारे एथिकल टूल किट में। हमने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में आने वाली नैतिक दुविधाओं, एथिकल डायलेमास और भ्रष्टाचार, करप्शन, सूचना का अधिकार, आरटीआई, नागरिक चार्टर, सिटीजन्स चार्टर, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, ईआई जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की। याद रखें, नैतिकता सिर्फ नियमों का पालन करना नहीं है, ये सही भावना, सही इरादे और विवेक, कॉन्शियंस के साथ कार्य करने के बारे में है। केस स्टडीज हमें इन सिद्धांतों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में लागू करना सिखाती हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस लंबे और गहन विश्लेषण से आपको यूपीएससी जीएस पेपर 4 की तैयारी में बहुत मदद मिलेगी। ये कॉन्सेप्ट्स न सिर्फ परीक्षा के लिए, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक और एक प्रभावी प्रशासक बनने के लिए भी जरूरी हैं।
हाँ, इस सत्र को शायद आपको दोबारा सुनने की जरूरत पड़े। नोट्स बनाएं और इन विचारों पर मनन करें। ये ज्ञान आपकी सोच को विकसित करेगा और आपको नैतिक रूप से मजबूत बनाएगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज सुन लो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट्स और सजेशंस हमारे लिए बहुमूल्य हैं। हम आपके लिए यूपीएससी की तैयारी से जुड़े और भी महत्वपूर्ण विषयों पर ऐसे ही विस्तृत सत्र लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, सुन लो यूपीएससी के साथ। चेक दिस चैनल डेली, यू विल फाइंड समथिंग न्यू। हम वादा करते हैं कि आपको यूपीएससी क्रैक करने के लिए सभी जरूरी चीजें मिलेंगी। अगले सत्र तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और नैतिक बने रहिए। जय हिंद।